हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तक हम देखा था ये बंदा हाउलू जो कि बारबेरियन ग्रुप का लीडर है, ये ब्लैक रॉक सिटी पहुंच चुका है। यहाँ पर इसने काफी सारी फैमिली को नष्ट कर दिया है और सारे इल्जाम लगा दिया टोड विलेज के ऊपर। इस वजह से टोड विलेज की जो भी रेस्पेक्ट ब्लैक रॉक सिटी के अंदर थी वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये सारे लोग टोड विलेज से कुछ ज्यादा डरने लगे हैं, जिससे चेंगली को काफी सारे फियर पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन ये किसी काम के है नहीं। चेंगली को अपनी रेस्पेक्ट चाहिए, फियर पॉइंट्स नहीं। उसकी वजह से काफी सारे लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा लोगों को लग रहा है और चेंगली को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए डिसाइड करता है कि जो कोई भी ये कर रहा है वो उसको पकड़ेगा और एक चीज जा देगा। इसी के साथ में तहकीकात शुरू हो जाती है और चेंगली को पता चलता है ये इन लोगों के पास में उनके वेपन्स भी है और साथ में यही वो लोग हैं जिन्होंने उनके घोड़े भी चुराए थे, जिनसे ये लोग अभी तक ब्लैक रॉक सिटी के अंदर फंसे हुए हैं। वैसे अब जब चेंगली सुनने आ चुका है उसको दुश्मन कौन है, उसे किससे बदला लेना है, तो डिसाइड करता है अभी कभी इनको प्रोटेक्ट करके इनसे बदला लिया जाएगा। यहाँ से अब हम मेन फैटल सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बंदा जो कि हाउलू के साथ का एक दोस्त है, उसके पास में क्वीनमैन का वेपन है। इसकी मदद से वो ब्लैक रॉक सिटी के एक सिपाही को मार देता है। इसके बाद में एक खेल आगे बढ़ने लगता है। हाउलू भी इस खेल के अंदर शामिल हो चुका है। उसने ब्लैक रॉक सिटी के काफी सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर दिया है। उसके हाथ में चेंगली का वेपन है, उसका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ चुका है। ब्लैक रॉक सिटी की सेना काफी तेजी से कम होने लगी है। लू हैंगी सब कुछ पीछे से देख रहा है और सोचने लगता है ये बंदा हाउलू बहुत ज्यादा खतरनाक है। रिंग डायनेस्टी के अंदर ये केवल एक नॉर्मल से इंसान था, लेकिन एकदम से वहाँ का राजा बन बैठा। रिंग डायनेस्टी के अंदर इसकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा है और इसी ने रिंग डायनेस्टी को एकदम छोटे से बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया है, जिसके अंडर में कई सारी सिटीज और कई सारे विलेजेस आते हैं। ऐसा भी कहा जाता है अगर इसके अंडर में किसी तरीके से 10,000 सिपाही आ जाते हैं तो उसके बाद में दुनिया की कोई भी सेना इसको हरा नहीं सकती है। इसकी स्ट्रेटेजी नॉलेज काफी शानदार है, ये काफी पावरफुल भी है। इसी वजह से इससे लड़के तो हम नहीं जीत सकते, मेरी सेना इसके सामने नहीं टिक पाएगी, इसलिए मुझे इससे फाइट करनी पड़ेगी और इसको हराना पड़ेगा। ये सोचते हुए लू हैंग इससे फाइट करने आगे बढ़ने लगता है। इसी टाइम पर उसके साथ जो बाकी सोल्जर्स होते हैं, बल्कि जो विलेजर्स होते हैं, वो बुरे तक कांप रहे हैं। उनको ये बात पता है अगर लू हैंग भी इस फाइट के अंदर हार जाएगा तो अगला नंबर उन्हीं का होगा। ये सारे बैंडिट्स हैं जो कि उनको छोड़ेंगे नहीं। इसी के साथ फाइट हो जाती है। लू हैंग हाउलू के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है, लेकिन हाउलू ने बड़ी सेंस से साइड में को डॉच कर लिया है और फिर वो लू हैंग के ऊपर अटैक करता है। लू हैंग अपने वेपन से अटैक को ब्लॉक करता है। इस तरीके से कुछ सेकंड तक फाइट चलती रहती है, लेकिन हाउलू के अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। उसके पास में चेंगली की एक्स है जो कि बहुत ज्यादा भारी है। जैसे ही वो उसको घुमाता है लू हैंग की पूरी बॉडी कांप जाती है। इसी का फायदा उठाकर हाउलू ने एक और अटैक लू हैंग के ऊपर कर दिया है। लू हैंग किस तरीके से इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन इस अटैक के अंदर बहुत ज्यादा जान है। लू हैंग के हाथ पूरी तक कटने लगे हैं। अटैक का प्रेशर इतना जाता है कि वो जोर से अपने घोड़े को उछल जाता है और जमीन पर गिरने का भी नोटिस करता है कि इस बंदे हाउलू के हाथ में जो ये एक्स है ये इसकी खुद की नहीं है बल्कि चेंगली की है। इस तरह की सेम टू सेम एक्स चेंगली के पास में थी। इसके केवल दो ही मतलब हो सकते हैं, या तो टोड विलेज ने बारबेरियन ग्रुप के साथ में हाथ मिला लिया है, या फिर बारबेरियन ग्रुप ने टोड विलेज को प्रोटेक्ट करके उसे नष्ट कर दिया और फिर उनसे ही एक्स छीन ली। दोनों सूरतों में ये इन्फॉर्मेशन मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि अब जल्दी ही मैं मरने वाला हूँ। इसी समय हाउलू लू हैंग के एकदम पास में आता है, उसके ऊपर अपनी एक्स से फाइनल अटैक कर देता है। तभी दूर कहीं से आवाज आती है, हाउलू वही रुक जाओ। ये सुनने के साथ में हाउलू रुक जाता है। उसने एक्स से लू हैंग को नहीं मारा है और फिर इसके तुम देखता है कहीं दूर से 3-4 घोड़े वहां भागते हुए आ रहे हैं। इनमें से एक के ऊपर चेंगली, दूसरे के ऊपर क्वीनमैन और बाकी के सारे साथी बैठे हुए हैं। चेंगली इस टेम्पर में साथ जितने भी लोग को लेके आया है उनमें से केवल लिनी है जिसके पास एक प्रॉपर वेपन है, बाकी किसी के पास में ढंग के वेपन नहीं। ये केवल डंडों को लेके आ रहे हैं। इन्हें आता हुआ देखकर हाउलू हंसने लगता है। वो अपने साथियों से बोलता है, देखो देखो वहां से कौन आ रहा है, ये तो वही लोग है ना जिन्होंने कुछ टाइम पहले हमने लूटा था। पहले इन्हें लूटकर इनके वेपन्स चुरा लिए और इनके घोड़े भी अभी दोबारा से आ रहे हैं हमसे लूटने के लिए। इनके ये घोड़े भी हम चुरा लेंगे और अब की बार इनको जान से मार देंगे। दूसरा बंदा कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम इनके साथ बिल्कुल ऐसे करना चाहिए। अब की बार तो इनको मार ही देते हैं, बेकार भी जिंदा छोड़ने से कि अगली बार दोबारा से हम पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। एक इंसान को बार बार लूटना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इन लोगों की इन सारी बातों के जवाब में चेंगली केवल एक बात बोलता है, क्वीनमैन इनके ऊपर अटैक करके इन सभी को खत्म कर दो। चेंगली के ऑर्डर को सुनने के साथ में क्वीनमैन तेजी से इस बंदे हाउलू के ऊपर अटैक करता है, सीधे लीडर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन अभी फिलहाल ये फाइट पूरी तरह से एक तरफा है, बिना वेपन की क्वीनमैन भी कुछ कर नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ उसके पास में एक लेजेंडरी वेपन है। क्वीनमैन के वेपन को ये बड़ी आसानी से अपने एक्स से काट देता है, जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस भी है। क्वीनमैन के पास में केवल लकड़ी का डंडा था जो कि काफी लंबे टाइम तक इस एक्स में टिक नहीं सकता। एक्स उसे मक्खन तक काट देती है। ये देखकर लू हैंग मदद करने की कोशिश करता है। वो चिल्ला कहता है, क्वीनमैन इसका यूज करो। ये कहते वो अपने मजबूत लोहे के डंडे को क्वीनमैन की तरफ फेंकता है। क्वीनमैन इससे वो पकड़ लेता है और अब इसके पास में भी एक ढंग का वेपन है। फिर क्वीनमैन आगे कहता है, चलो अब दोबारा आ जाओ, अब देखते हैं किसमें कितना दम है। और अब इसी के साथ में अब ये फाइट सही मायने में शुरू होती है। अब तो क्वीनमैन के पास में एक प्रॉपर वेपन है। वो हाउलू के ऊपर काफी खतरनाक तरह से अटैक करता है और अब उसके ऊपर लगभग हावी हो चुका है। ये फाइट एकदम बराबर की चल रही है। दोनों अपने घोड़ों के एकदम पास में लेके आ चुके होते हैं और पूरी ताकत से एक दूसरे को अटैक करते जाते हैं।
जंगली सब कुछ दूर से देख रहा है और देखकर सोचने लगता है वैसे तो ये बंदा हाउलू भी काफी ताकतवर है, लेकिन क्वीनमैन भी किसी से कम नहीं। घोड़े के ऊपर उसकी रफ्तार काफी अच्छी है और इसके अलावा उसकी पकड़ बसता है। वो घोड़े के ऊपर काफी अच्छी तरीके से हाउलू से फाइट कर सकता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है घोड़े के ऊपर क्वीनमैन को थोड़ा बहुत नुकसान तो होने वाला ही है। हाउलू को घोड़े के ऊपर फाइट करने का काफी लंबा एक्सपीरियंस है। अगर ये फाइट काफी लंबी चलती है तो क्वीनमैन फाइट के अंदर हार सकता है। ये सोचते हुए चंगली दोबारा से फाइट देखता है और फाइट को देखकर बिल्कुल भी लग रहा कि फाइट जल्दी खत्म होने वाली है। ये उसको चंगली जोर चिल्लाता है क्वीनमैन दोबारा लौटाओ, हम इस फाइट को थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। इस ऑर्डर को सुनने के साथ में क्वीन भी चढ़ जाता है। हाउलू बोलता है हाँ भाग जाओ यहाँ से, तुम बहुत कायर हो, तुम मेरे सामने टिक नहीं सकते। इतने कमजोर जीवों से फाइट करना मेरी भी शान के खिलाफ है। हाउलू की सारी बातें ज़ेंगफू कब्जे चुप जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इस तरीके से हमारी इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो आओ मुझसे फाइट करो, मेरा नाम ज़ेंगफी है और मैं तुम्हें खत्म कर देने वाला हूँ। ये कहते ज़ेंगफी अपने चक्कू को बाहर निकाल लेता है। तभी चंगली शांत करता है, उसे कहता है नहीं अभी फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना थोड़ी देर के लिए पीछे हट लेते हैं। तभी सेंजी कहता है वैसे चीफ हम करने क्या वाले हैं, क्या सच में हम जैसे फाइटर पीछे हट जाएंगे? चंगली कहता है नहीं पीछे तो हम नहीं हटने वाले, यहाँ से हम और दूर से आगे बढ़ने वाले हैं, बल्कि इस फाइट को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये कहते चंगली आगे बढ़ने लगता है। सेंजी कहता है क्या कह रहे हैं आप, थोड़ा संभल के। चंगली बोलता है हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इसके अंदर सिस्टम से कहता है सिस्टम मेरे पास काफी सारे फेयर पॉइंट्स हो चुके हैं, अब चलो उन्हें खर्च करते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर इस जगह पर तुम मेरे लिए एक लेजेंडरी लेवल का कमांडर समन करो जो कि इस फाइट के अंदर मेरी मदद कर सके। जब हम दोनों मिलकर इससे फाइट करेंगे तो बड़ी आसानी से हरा पाएंगे। सिस्टम लेडी कहती है नहीं अभी ये नहीं हो सकता, मशीन खराब पड़ी है। सिस्टम लेडी के तकने के साथ में वो मशीन समन हो जाती है जो कि रो रही होती है। इस सिस्टम लेडी ने अपने हाथ में हथौड़ा उठा रखा है, वो उसकी मदद से मशीन के ऊपर जोर स्ट्राइक करती है, लेकिन फिर भी मशीन के अंदर से कुछ खास निकलता नहीं है। इसके अंदर से केवल एक बुक बाहर निकली है जिसकी मदद से मार्शल आर्ट को स्किल सीखी जा सकती है, लेकिन फिर भी इस फाइट के अंदर किसी भी काम का नहीं है। चंगली को तो एक लेजेंडरी वॉरियर चाहिए जो कि फेयर पॉइंट्स के बदले मिलेगा, लेकिन अब तो सिस्टम लेडी ने इसके लिए साफ मना कर दिया है। चंगली के चेहरे के पूरी तो 12 बज जाता है। वो घबरा जाता है, सोचने लगता है ये सब कुछ क्या हो गया, मैं तो लड़ाई के अंदर कूद चुका हूँ और अब तो मेरे पास में कोई लेजेंडरी कमांडर नहीं है। यानी कि इसका मतलब सच में मुझे इस फाइट से पीछे हटना पड़ेगा, यहाँ पर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो मेरे को पूरी तरह काट देगा। ये सोचते हुए चंगली के हाथ बुरी तरह से कांपने लगते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन एकदम जब वो डरने लगता है तो ये देखकर हाउलू बोलने लगता है ये क्या हो रहा है, क्या ये तुम्हारा कोई नाटक है और इस नाटक को तुम कब तक कंटिन्यू करने वाले हो, चलो जल्दी से फाइट शुरू करो। चंगली कहता है इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा रुको तो सही, मुझे कुछ सोचने दो, हम सोच समझ के फाइट करेंगे, या फिर तुम चाहो तो हम तुम्हारे साथ कोई डील भी कर सकते हैं। ऐसा करते हैं बैठ के कुछ बातचीत कर लेते हैं, लड़ने में क्या फायदा है। हाउलू कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभी इस टाइम पर हम एक बैटलफील्ड के अंदर है, यहाँ पर तुम बातचीत करने की बात कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं होगा, अब तो लड़ाई होगी और लड़ाई भी होगी तुमसे, तुम मुझसे फाइट करोगे, अगर तुम फाइट नहीं करोगे तो मैं सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनकर चंगली जल्दी चिल्लाता है सबके सब यहाँ से निकलो, इस फाइट में हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। इसी के साथ सारी सिपाही जो कि इस जगह पर होता है, चंगली जिनको यहाँ पे लेके आया होता है, वो सबके समय से भागना शुरू कर देते हैं। सभी ने एक साथ एक झटके में अपने घोड़े घुमा लिया है और ये देखकर हाउलू इनके पीछे पड़ जाता है। वो चिल्ला के अपने सारे सोल्जर्स को बोलता है इनको प्रोटेक्ट करो, किसी भारतीय से भागने नहीं चाहिए। ये देखकर क्वीनमैन बोलता है मैं किसी तरीके से इन सभी को रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप लोग सेफ जगह पहुंच जाइएगा। चंगली कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम तुम्हें छोड़ के नहीं जाएंगे, अगर हम तुम्हें छोड़ गए तो हमें भी यहीं पे रुकना पड़ेगा, इसलिए तुम भी हमारे साथ में चलो, हम सबके सब यहाँ से निकलेंगे। इसी के साथ अब क्वीनमैन यहाँ से भागने लगता है। बारबेरियन ग्रुप के लोग इनके पीछे लगे हुए हैं। चंगली और सती तो यहाँ से किसी तरह बच्चे निकल जाते हैं, वो घोड़े के ऊपर सवार है, लेकिन ये बाकी सोल्जर जो कि गायों के ऊपर थे उनकी हालत खराब हो जाती है। बारबेरियन ग्रुप के लोग इन पर अटैक कर देते हैं। गायों के ऊपर बैठकर कितना ही दूर भाग लेंगे। इन सभी विलेजर्स की इस फाइट के अंदर बहुत बुरी हालत होती है, इनको बहुत बुरी तरह से पटक पटक के मारा जाता है। वैसे देखा जाए तो इस फाइट का रुख पूरी तरह बदल चुका है। एक तरफ बारबेरियन ग्रुप जिसके अंदर कुछ मुट्ठी भर सिपाही है, वही दूसरी तरफ है इतनी बड़ी सेना जिसके अंदर सारे विलेजर्स है, वो सब के सब इतने सिपाही डर के भाग रहे हैं। हाउलू के हाथ में चंगली की एक्स है और वो उसी की मदद से चंगली को डरा रहा है और चंगली बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो किस तरीके से बस दूर निकलना चाहता है। हाउलू को इस तरीके से पीछे देख चंगली सोचने लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे काट डालेगा। यहाँ पर इस जगह पर इतने सारे सिपाही है, उन सभी को छोड़कर ये मेरे पीछे लगा हुआ है, शायद से मुझे मारे बिना छोड़ेगा नहीं। ये सोचते हुए चंगली जब इसे आंखों में देखता है, उसको दिखाई देता है ये बंदा पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्से में है। चंगली सोचने लगता है ये इतना गुस्से में क्यों है, मैंने तो आज तक इससे गुस्से में कुछ भी गलत नहीं किया। इसकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ भी इसका पर्सनल कोई गुस्सा है, कोई लड़ाई चल रही है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी समय चंगली को इन सारे बारबेरियंस की मेंटालिटी समझ में आती है। असल में जो बारबेरियन है ये सारे रिंग डायनेस्टी के अंदर बहुत छुपे हुए इलाकों में रहते हैं। इनके विलेजेस के अंदर कुछ रिंग्स बनी हुई होती है, रिंग्स मतलब दीवारें, हर विलेज को कई सारी दीवार से कवर किया जाता है ताकि कोई भी इनके बीच तक ना पहुंच पाए। लेकिन फिर भी अगर कोई भी इनके विलेज के आसपास में आने की कोशिश करता है तो ये तुरंत ही उसको प्रोटेक्ट करके उसको जान से मारने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसा होता है काफी सारे लोग इन प्रोटेक्ट करने के लिए आते हैं, तो उस टाइम पर ये किसी एक बंदे के ऊपर टारगेट करता है
और किसी भी तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। उस टाइम पर इनका केवल एक गोल होता है कि एक बंदे को एटलीस्ट पकड़ लेना है, बाकी सबको भले ही जाने दो, लेकिन अगर एक बंदा पकड़ में आ गया तो सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि इनको क्या क्या पता चल चुका है। इसी से मेंटेलिटी को ये यहाँ पर इस फाइट के अंदर दोहरा रहे हैं, जहाँ पर इनका मेन टारगेट चेंगली है। किसी भी तरीके से चेंगली को पकड़ लेना चाहता है क्योंकि वो सबका लीडर है। हाउलू ये बात जानता है अगर चेंगली पकड़ में आ गया तो पूरा टोड विलेज खत्म किया जा सकता है। इसी वजह से वो सबको भूलकर किसी भी तरीके से चेंगली के पीछे लगा हुआ है, उसके पास में आकर बस किसी भी तरीके से उस पर एक अटैक करना चाहता है। चेंगली सोचने लगता है ये बंदा बहुत खतरनाक है, अभी फिलहाल मैं इस हालत में नहीं हूँ किसी भी तरीके से फाइट कर सकूं, मेरी फाइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा कमजोर है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं इस टाइम विंडो का यूज करके कुछ स्किल्स तो सीख सकता हूँ और फिर उससे फाइट कर सकता हूँ। मैंने तो काफी लंबे टाइम से कोई फाइट भी नहीं किया है, इसलिए बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं है। लास्ट टाइम मैं डुमाओ से ठीक से फाइट किया था, लेकिन वो भी कोई ढंग की फाइट नहीं थी। डुमाओ को मैंने किल इसलिए हरा दिया क्योंकि वो शराब के नशे में था, मैं केवल थोड़ा सा लकी था जिस वजह से उसको हरा पाया, वरना किसी भी नॉर्मल फाइट के अंदर जीतने के मेरे चांसेस बहुत ज्यादा कम है। और अगर अभी की हालत में ये बंदा मुझे पकड़ लेता है तो मुझे कुत्ते की मौत बहुत बुरी तरह से मारेगा। ये सोचते हुए चेंगली अपने घोड़े की तरफ को तेज करता है। उसके कुछ विलेजर्स होते हैं जो कि वो सारे विलेजर्स हैं जो कि ब्लैक रॉक सिटी से बाहर निकले हुए थे, ये सारे चेंगली से डरे हुए हैं। इसी के साथ में चेंगली को और भी काफी सारे फिरपट्स मिलने लगते हैं, लेकिन फिर भी चेंगली बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सोचने लगता है ये सारे विलेजर्स जो कि इस जगह मौजूद है ये बुरी तरह से मारे जाने वाले हैं, ये गायों पे सवार है, कुछ टाइम के अंदर बारबेरियन ग्रुप इनको पकड़ लेगा। और फिर ऐसा होता भी है, हर एक सेकंड एक विलेजर मारा जा रहा है और हर एक विलेजर की डेथ के साथ में आगे वाले विलेजर्स ऑब्जर्व डरने लगे हैं, जिससे चेंगली को और भी ज्यादा फिरपट्स मिल रहे हैं। और अब इस तरीके से उसके पास में 8,51,000 फिरपट्स हो चुके हैं, जो कि एक काफी बड़ा नंबर है। इस तरह सोचने लगता है मैं काफी सारे कमांडर्स को यहाँ पर समन कर सकता हूँ जो कि इस फाइट के अंदर मेरी मदद करेंगे। अगर कुलमन के साथ मिलकर मैं उन कमांडर्स का यूज करूँ तो फिर हाउलू को फाइट में हरा सकता हूँ, लेकिन ये करने के लिए मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। लेकिन ये बंदा हाउलू मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। अगर किसी तरीके से मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो इस टाइम लेडी से बात करके मैं किसी कमांडर को यहाँ पर समन कर सकता था। लीडर खुद से चेंगली को पीछा कर रहा होता है। चेंगली सोचने लगता है ये क्या हो रहा है कि सीधे सीधे मेरा पीछा कर रहा है, मुझे किसी भी तरीके से इसे थोड़ी दूरी बनाकर अपनी सिटी के अंदर पहुंचना पड़ेगा। एक बार अगर मैं ब्लैक रॉक सिटी के अंदर एंटर कर जाऊंगा तो इसके अंदर वहां एंटर करने की हिम्मत नहीं होगी और फिर मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा कुछ स्किल्स सीखने का, और इतने टाइम के अंदर मेरे फिरपट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसी टाइम पर जब बारबेरियन ग्रुप के लोग सारे विलेजर्स को मार रहे होते हैं तो धीरे धीरे करके चेंगली का डर इस जगह और ज्यादा बढ़ने लगता है। यहाँ पर जितने विलेजर्स है इन सभी को पूरी सिचुएशन पता ही नहीं है, इनको अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि इनको जो मार रहा है वो असल में टोड विलेज के लोग हैं। इस वजह से चेंगली को काफी सारे फिरपट्स मिलते जा रहे हैं, हर सेकंड चेंगली को नए फिरपट्स मिल रहे हैं और अब उसके पास में 8 लाख से ज्यादा फिरपट्स हो चुके हैं। इसी के साथ ही चेंगली के माइंड के अंदर भी एक नई प्लानिंग आती है। वो सोचने लगता है अब ब्लैक रॉक सिटी के अंदर मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को सीधे इसको यहीं के खत्म करना है। मुझे पूरा यकीन है सिटी के पास पहुंचने से पहले ही मेरे पास में 10 लाख फिरपट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और जैसे ही मैं ये होगा मैं तुरंत यहाँ पर कमांडर को समन करूंगा और फिर मैं क्वीन मैन और नया कमांडर मिलकर इसको खत्म करेंगे। हम तीनों की मदद से इसको खत्म करना काफी आसान होगा। जगह तो चेंगली इसकी तरफ घूर के देखता है। इस टाइम पर चेंगली की आंखों के अंदर किलिंग इंस्टेंट एकदम साफ दिखाई दे रहा है और ये देखकर हाउलू थोड़ा घबरा जाता है। वो सोचने लगता है अभी तो एकदम घबराया हुआ था, इतनी बुरी तरह डर रहा था, इसकी बॉडी कांप रही थी और अब एकदम से मुझे इस तरह से घूर रहा है जिसे मुझे खत्म कर देगा। इसके बाद वो चिल्ला के उसे कहता है तुम्हारा इस तरह से घूरना मुझे डरा नहीं सकता है, मैं तुम्हें आज के खत्म करके रहूंगा। तुम केवल एक छोटे से डाकू हो जो कि एक छोटे से विलेज के अंदर रहता है, तुम्हारी मेरे सामने कुछ भी औकात नहीं है, तुम इस तरीके से मुझे घूर कर नहीं देख सकते, तुम्हें इसकी भी सजा मिलेगी, मरने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी मौत तुम्हारे एकदम पास में है। जगह हाउलू चेंगली के एकदम पास से पहुंच चुका होता है और उसके ऊपर अटैक करने वाला है। ठीक इसी टाइम पर कुनमन की एंट्री होती है। वो चिल्ला के चेंगली से कहता है चीफ आप भागिए, मैं किसी तरीके से उसको रोकने की कोशिश करता हूँ। हाउलू कहता है इतना आसान नहीं है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये कहते हुए उसने घोड़े की दिशा तो चेंगली की तरफ की हुई है, लेकिन साथ में वो क्वीनमैन के ऊपर जोर से अटैक कर देता है और क्वीनमैन किस तरीके से अटैक को रोकने की कोशिश करता है। उसने खुद को तो बचा लिया है लेकिन अपने घोड़े को नहीं बचा पाया। एक अटैक के साथ में घोड़े की गर्दन कट जाती है। अब क्वीनमैन हाउलू को पीछा नहीं कर सकता और ना ही चेंगली को बचा सकता है। इसी समय लिन भी कुछ ऐसा करने की कोशिश करता है, वो हाउलू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हाउलू के लिए लिन को साइड पटकना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसने बिल्कुल रफ्तार कम नहीं किया है, वो लिन को भी साइड फेंक कर तेजी से आगे भागता जाता है और फिर चेंगली से आगे बोलता है क्या तुम इस तरीके से अपने साथियों को मुझसे लड़ने के लिए भेजते रहोगे और खुद भागते रहोगे? क्या तुम इतने कायर हो? अपने साथियों को मुझसे मरवाना चाहते हो लेकिन खुद को किस तरह बचाना चाहते हो? क्या यही तुम्हारी बहादुरी है? चेंगली अभी इस टाइम पर हाउलू कुछ भी रिप्लाई नहीं देता। वो बस तेजी से अपने घोड़े को जितना हो सके उसे तेज भगाने की कोशिश कर रहा है और साथ में उसका पूरा ध्यान अपने स्किन विंडो के ऊपर है जिसके ऊपर उसे अपने फियर पॉइंट्स शो हो रहे हैं। फियर पॉइंट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके पास में 9,50,000 फियर पॉइंट्स हो चुके हैं और अब चेंगली के लिए एक एक सेकंड एक सदी की तरह बीत रहा है। हर एक सेकंड ये फियर पॉइंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं और वो इंतजार कर रहा है कि कब ये 1 लाख हो। कुछ देर के अंदर ये 97, 98 तो 99 तक पहुंच जाता है, लेकिन अब तक थोड़ी देर हो चुकी है। क्वीनमैन उसके एकदम पास से पहुंच चुका होता है। वो जोर से भी एक्स घुमाता है। चेंगली ने किसी तरीके से अपने घोड़े पर से कूदकर खुद को तो बचा लिया है, लेकिन उसका घोड़ा नहीं बच पाता। ये एक्स सीधे घोड़े की ओर पड़ती है और इस घोड़े की भी गर्दन कट जाती है। चेंगली का घोड़ा भी मारा जा चुका है। जब चेंगली नीचे तक गिर रहा होता है उसको शो होता है उसके पास में 99 लाख फियर पॉइंट्स हो चुके हैं और अब केवल 1 लाख और चाहिए और गिरने के साथ में 1 लाख और हो जाता है
और अब 10 लाख फिर पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। वो तुरंत चिल्ला कहता है अभी क्या भी मुझे वॉरियर चाहिए। सिस्टम क्या तुम मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जल्दी से कमांडर को यहाँ पर समन करो। चेंगली की तकनीक के साथ में इस रिक्वेस्ट को तुरंत एक्सेप्ट कर लिया जाता है। सिस्टम लेडी बोलती है आओ ठीक है। यहाँ पर कमांडर को समन किया जा रहा है। जो कमांडर होता है वो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी को किसी और दूसरी सदी से बुलाया जाता है। उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि कोई और उसका सामना करने से पहले 10 बार सोचता है। वो किसी को फाइट में हरा सकता है। तुम्हें एक कमांडर मिलने वाला है जो कि तुम्हारी बातों को मानेगा, क्योंकि तुम एक साथ 10 लाख फिर पॉइंट खर्च करने के लिए तैयार हो। इसलिए तुम्हें एक लेजेंडरी कमांडर मिलने वाला है जिसकी पावर और भी नॉर्मल कमांडर से कहीं ज्यादा होने वाली है। तभी चेंगली चिल्ला कहता है अपने बकवास बंद करो और जल्दी से कमांडर को समन करो, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सिस्टम लेडी बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारा कमांडर यहाँ पर समन हो चुका है। वो जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएगा। ये एक बहुत ताकतवर मिलिट्री कमांडर है। चेंगली कहता है कौन है वो? तुम मुझे उसका नाम बताओ। क्या उसका नाम गनसुन है या फिर ली युन या फिर लोंगक्यू? मेरी जानकारी में केवल यही कुछ मिलिट्री कमांडर्स है जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर है और यहाँ पर हाउलू का सामना कर सकते हैं। सिस्टम लेडी बोलती है नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। चेंगली कहता है तो फिर वो है कौन? जल्दी उसको यहाँ पर भेज दो, इससे पहले कि ये मुझ पर अटैक करके मुझे खत्म कर दे। मैं चाहता हूँ यहाँ पर पहुंच जाए। मैंने इस बारे में सोचा क्यों नहीं, जब भी कभी भी मैं कमांडर को समन करता हूँ उसको मेरे पास पहुंचने में काफी लंबा टाइम लगता है। यहाँ पर जो समनिंग टेक्निक है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि समनिंग करने के साथ में तुरंत ही आसमान से कोई इंसान आगे गिरेगा। उसको अपने हिसाब से एक नेचुरल टाइम लगने वाला है। मैं चाहता हूँ इस बार नेचुरल टाइम काफी ज्यादा कम हो। अगर ये टाइम कुछ ज्यादा ही हो गया तो ये हाउलू मुझ पर अटैक करके मुझे खत्म कर देगा और अब तो मैं ऐसे भाग भी नहीं सकता हूँ। शायद से यही मेरा अंत है। ये मेरे एकदम पास पहुंच चुका है। इसी समय हाउलू दोबारा से अपने घोड़े की रफ्तार को तेज करता है। चेंगली तो बढ़ने लगता है और चिल्लाते कहता है मैंने सुना है ये एक्स तुम्हारी है, काफी शानदार है, इसके लिए शुक्रिया और अब मैं तुम्हें इसी से मारने वाला हूँ। चेंगली कहता है क्या सच में आज मैं अपनी खुद की एक्स से मरूंगा? क्या ये किसी तरह कर्मा है जो कि मेरे साथ रिपीट हो रहा है? क्योंकि मैंने इसकी मदद से लोगों को मारा है, इसलिए अब इसकी मदद से ही मुझे मारा जाने वाला है। लेकिन मैंने इसकी मदद से जितने भी लोगों को मारा वो मेरी मजबूरी थी। क्या सच में मजबूरी मैंने जितने भी लोगों को मारा उस कर्म की सजा को भी मुझे भुगतना पड़ेगा? ये सोचते हुए चेंगली अपनी मौत तो एक्सेप्ट कर लेता है। उसके अगले सेकंड उसको दोबारा से एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो नोटिस करता है ये बंदा हाउलू इस टाइम इस घोड़े को बैठा हुआ है, ये असल में चेंगली का है। चेंगली ने इस घोड़े के साथ में अपना काफी लंबा टाइम बिताया है और ये फर्स्ट घोड़ा है जिसके ऊपर चेंगली बैठा था और हमेशा वो इसी घोड़े को सबसे पसंद करता है। ये चीज समझाने के साथ में धीरे से उस घोड़े से कहने लगता है अगर तुम मेरे दोस्त हो, सच में तुम मुझे जानते हो, अगर हमारे बीच में किसी तरह कोई रिश्ता है तो कुछ करो, किसी तरीके से मुझे बचाओ। अब तुम ही मुझे बचा सकते हो मेरे दोस्त। चेंगली के इतने के साथ में जैसे वो घोड़ा अपनी दोस्ती निभा देता है, वो जो उछलना शुरू कर देता है, वो चेंगली के पास तक भी नहीं जाता और फिर इसी तरह के उछलने के साथ में हाउलू को अपने ऊपर से नीचे उतार देता है। हाउलू को उतारने के बाद में तेजी से चेंगली की तरफ भागता है। चेंगली कूद के इसके ऊपर चढ़ जाता है और अब वो दोबारा से भागने लगा है और अब इस टाइम पर केवल हाउलू है जिसके पास में घोड़ा नहीं है। वो चिल्लाते कहता है कोई जल्दी से मेरे लिए घोड़ा लेके आओ और उसको पकड़ो, वो यहाँ से भागना नहीं चाहिए। वैसे अब चिल्लाने से क्या होगा, चेंगली तो काफी दूर निकल चुका है। उसने घोड़े की रफ्तार को तेज कर दिया है और ऐसे भागते वो एक पुल के पास पहुंच जाता है। इस पुल के ऊपर कोई एक बंदा और है जिसने चेहरा ढक रखा है। जब चेंगली इसके पास से गुजरता है वो बंदा बोलने लगता है ब्रेव मैन, क्या तुमने किसी को देखा है यहाँ पर जो कि काफी ताकतवर हो, जिसके चेहरे का पोस्चर एकदम अलग सा हो, जिसकी आईब्रोज काफी सुंदर हो और उसका चेहरा काफी ज्यादा कमाल का हो? चेंगली इस बंदे की सारी बातों सुन लेता है लेकिन किसी तरीके से उसको रिएक्ट नहीं करता। वो बहुत जल्दी में वो बस सीधे से आगे निकल जाता है और आगे निकलने वाले सोचने लगता है इस बंदे ने अभी क्या कहा। अभी इस टाइम में लड़ाई के बीच में हूँ, इसको ये बात पता नहीं चली और मुझसे एकदम आराम से बात कर रहा था। किस सच में ऐसा हो सकता है ये वही है? इसी टाइम पर हाउलू भी अपनी कुल्हाड़ी के साथ भी उसके पहुंच जाता है। हाउलू को देखकर ये बंदा दोबारा से ये बात कहता है ब्रेव मैन, क्या तुमने आज इस तरह के इंसान को देखा है? हाउलू चिल्ला कहता है अपना वो बंद रखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मैं लौट कर तुम्हें भी मारूंगा। ये कहते वो इस बंदे को पूरी इग्नोर करके चेंगली के पीछे बढ़ जाता है। चेंगली दोबारा से इस जगह पूरा चक्कर काटता है और घूम के इस जगह दोबारा आता है क्योंकि उसको इस बंदे से बात करनी है। उससे पूछने लगता है एक मिनट रुको, क्या तुमने भी कहा था कि तुम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जिसका पोस्टर काफी शानदार हो, जो काफी हैंडसम हो, जिसकी आईब्रोज थोड़ी अच्छी हो? वो लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे किसी को देख रहा हूँ। तभी उसकी नजर चेंगली की ओर पड़ती है। चेंगली की आंखों के ऊपर, चेंगली की शक्ल के ऊपर वो सब कुछ बिल्कुल वैसे ही है जैसे उसको चाहिए थी। इसके बाद वो चेंगली देखकर आंख मारने लगता है, उसको बताता है कि तुम वही हो जिसको मैं ढूंढ रहा था। चेंगली कहता है वैसे तुम हो कौन? वो बंदा कहता है इस दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जो कि मेरे बारे में जानते हैं, शायद से तुम्हें मेरा नाम भी नहीं पता होगा। मेरा नाम है जाओ जीलोंग और मैं चेंग माउंटेन से बिलोंग करता हूँ और मैं एक मेडिकोर हूँ। चेंगली के लिए भी ये वर्ड काफी ज्यादा नया होता है। वो उससे पूछने लगता है मेडिकोर, अब ये क्या होता है? इसी टाइम पर चेंगली के 4 साथी भागते हुए इस तरफ आने लगते हैं। उनके पास में घोड़े हैं, शायद से उन्होंने किसी घोड़े चुरा लिए हैं। लूबे चिल्लाते कहता है चीफ आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पहुंच चुके हैं। लूबे इस लाइन को बहुत दूर से चिल्ला रहा होता है लेकिन वो भागते हुए इस तरफ आ तो रही है चेंगली को बचाने के लिए। इसी टाइम पर हाउलू भी इस जगह पहुंच जाता है और ये चेंगली के बहुत ज्यादा पास में, चेंगली के ठीक पीछे है। और अब की बार इस जगह पर आने के साथ में उसने ये भी नोटिस कर लिया है कि दूसरा बंदा जो कि चेंगली के साथ में है चेंगली से बात कर रहा है, इसका मतलब ये चेंगली का दोस्त है। इसके बाद वो पहला अटैक तो चेंगली के ऊपर करता है। चेंगली किस तरह साइड में कर अटैक को डॉज कर लेता है और फिर इसके बाद दूसरे बंदे से बोलने लगता है
मैंने पिछली बार तुझे छोड़ दिया था, लेकिन अब की बार नहीं छोड़ूंगा, अब की बार तुम मेरे तुझसे मरने वाला है। ये कहते हुए दूसरे बंदे के ऊपर अपनी एक्स अटैक करता है। तभी एक अजीब चीज होती है, इस बंदे के पास में इसके कपड़ों के अंदर एक वेपन है, जिसकी मदद से इसने बड़ी सनी से अटैक को ब्लॉक कर लिया है। इसने अपनी हेड उतार दी है और अब एकदम सही ढंग से इसकी शक्ल दिखने लगी है। ये काफी हैंडसम बंदा है, जिसके हाथ में एक काफी लंबा वेपन है। पता नहीं इसने वेपन को कहाँ छुपा रखा था, अब तक दिखाई नहीं था। ये हाउलू से आगे बोलता है, सॉरी तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, बल्कि यहाँ पर तुम हो जिसकी शामत आने वाली है, अब तुम मरोगे। हाउलू कहता है, अच्छा तो तुम मुझे शर्त लगाते हो, तो देखते हैं यहाँ पर कौन शर्त में जीतता है। मुझे शर्त लगाना बहुत अच्छा लगता है, तुम तो मेरे सामने एक छोटे बच्चे की तरह हो। जब हाउलू इसे कुछ कहता है तो दूसरी तरफ ये बंदा जीलोंग एकदम कॉन्फिडेंस में एकदम शांति से खड़ा हुआ है। चंगली समझ जाता है जीलोंग बहुत ताकतवर है, वो इसे संभाल लेगा। इसे कहता है, जीलोंग आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो। इसी समय एक अजीब चीज होती है, पीछे की तरफ से लुबाई भागते हुए आ रहा है और उसने भी इस बंदे को पहचान लिया है। वो भी चिल्लाते कहता है, हाँ जीलोंग आगे बढ़ो और उसे जान से मार दो। इसी टाइम पर जीलोंग अपने वेपन को ठीक तरह से बाहर निकालता है। अब तक उसके वेपन के ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ था और अब कपड़ा हट जाता है। ये असल में एक स्पीयर है, जो कि ह्यूमन की स्पीयर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी को अपने हाथ में पकड़े हुए यह हाउलू के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर आगे बोलता है, मैं तुम्हें खत्म कर देने वाला हूँ, ये फाइट यहीं पे खत्म करता है, मुझे तुम्हें देखकर बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। इसी समय चंगली को इसकी विंडो होती है। इसका नाम जाओ जीलोंग है और ये वही लेजेंडरी कमांडर है जो कि तुमने यहाँ पर समन किया था। ये केवल 15 साल का है, लेकिन फिर भी काफी ताकतवर है। इसके पास में गट्स ऑफ ड्रैगन नाम की एक हिडन एट्रीब्यूट है और साथ में इसके पास में एक स्पेशल स्पीयर है जिसका नाम है बर्ड प्लीगम। इसी के साथ ही जाओ जीलोंग और हाउलू की जो फाइट शुरू जाती है, जहाँ से हम इस फाइट की दूसरी तरफ का सीन देखते हैं, जब बारबेरियन ग्रुप के सारे सोल्जर्स ने मिलकर इस भक्ति सेना को पूरी खत्म कर दिया है। सारे विलेजर्स मारे जा चुके हैं, घोड़े के साथ में इनकी बॉडीज को काट दिया गया है। और जब ये पूरी सेना खत्म हो जाती है तभी सारे बारबेरियन ग्रुप के लोग नोटिस करते हैं इनके लीडर इनके साथ में नहीं है। इनको दिखाई देता है कि लीडर वहां पर उस जगह पर अकेला है, आसपास में पूरे टोड विलेज के लोग हैं। इसी के साथ एक बंदा चला कहता है, देखो वहां पर उस जगह पर हमें किसी भी तरीके से अपने लीडर को बचाना पड़ेगा। वैसे तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि लीडर को किस तरह नुकसान बचा सके, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी बनती है उनको बचाना। सबकी सब तेजी से इन सभी को छोड़ो और उनकी तरफ भागो, हमें किसी भी तरीके से अपने लीडर को सपोर्ट करना है। इस सुनने के साथ में पूरा बारबेरियन ग्रुप तेजी से अपने लीडर की तरफ भागना शुरू कर देता है। हाउलू पूरी ताकत से जुलम के अटैक करता है और जुलम आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसको एहसास हो चुका है इस बंदे हाउलू के हाथ में जो वेपन है ये कोई नॉर्मल वेपन नहीं, ये एक लेजेंडरी वेपन है जिसका वजन बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी वजह से इसकी मूवमेंट भी काफी ज्यादा स्लो हो जाती है, इसलिए अगर इसके ऊपर फास्ट अटैक किया जाए तो उसको आसानी से हराया जा सकता है। ये सोचते हुए जुलम पहले से थोड़ा दूर हटता है और फिर अपने स्पीयर की मदद जोर से चलकर सीधे सीधे इसके मुंह पर अटैक करता है। लेकिन हाउलू यहाँ पर इतना भी कमजोर नहीं है, भले ही वेपन उसके पास में कुछ नया नया आया है, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छी तरीके से इसका यूज करना जानता है। वो आसानी से अटैक को ब्लॉक कर लेता है और फिर से घूरते हुए कहने लगता है, तुम केवल एक छोटे बच्चे हो, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इसके जवाब में जुलम पहले तो हाउलू से दूर हटता है और फिर से कहने लगता है, अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझे बच्चा समझते हो, चलो देखते हैं जब फाइट में कौन हारने वाला है। मेरी रफ्तार तुमसे कहीं ज्यादा है और इसके अलावा मैं ये बात भी जानता हूँ इस फाइट के तुम्हारे पास में एडवांटेज क्यों है, क्योंकि तुमने घोड़े के ऊपर बैठकर अपने वेपन्स को काफी तरह यूज करना सीख लिया है। लेकिन यही तुम्हारी कमजोरी है, जब तक तुम घोड़े के ऊपर हो तब तक तुम हरा नहीं सकते, लेकिन अगर तुम्हें घोड़े से उतार दिया जाए तब तुम्हें हराना काफी ज्यादा आसान हो जाता है और ये एडवांटेज मैं तुमसे छीनना चाहता हूँ। यही कहने के साथ में जुलम तेजी से हाउलू तो भगने लगता है। जुलम की रफ्तार काफी तेज है और इस टाइम पर हाउलू बुरी तरह घबराया हुआ है। वो सोचने लगता है इसको मेरी कमजोरी बारे में कैसे पता है, लेकिन नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इसको मेरी कमजोरी पता भी है तो मैं फिर भी इसको हरा सकता हूँ। इसी समय जुलम हाउलू के एकदम पास से पहुंच जाता है, उसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। वो एकदम से अपने स्पीयर को उसके घोड़े के अंदर घुसा देता है, वहां पर खून दिखाई देने लगा है। जुलम का स्पीयर सीधे हाउलू के घोड़े की गर्दन के अंदर घुसा है और पूरी तरीके से गर्दन के आर पार होने के बाद में इसके चेहरे के एकदम पास से पहुंच चुका है। फिर दोबारा से खून दिखाई देता है, अब की बार दोबारा से स्पीयर कहीं ना कहीं घुस गया है, लेकिन कहां पर ये क्लियर नहीं है। हाउलू के साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सबके सब भागते हुए अभी भी इस तरफ आ रहे होते हैं। उन्होंने अपने लीडर को देख लिया है और लीडर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो चिल्लाते बोलने लगते हैं, लीडर से दूर हट जाओ, हम तुम सभी को खत्म कर देंगे। तभी कोनन बोलता है, लेन मेरे साथ में आओ, हमें इन सभी को रोकना पड़ेगा। और इसी के साथ में चंगली के जितने बंदे होते हैं वो सब के सब बारबेरियन ग्रुप से फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ से एक तरफ है केवल 4 सोल्जर्स, वही दूसरी तरफ है पूरा बारबेरियन ग्रुप जिन्होंने अपनी काबिलियत से पूरी ब्लैक रॉक सिटी की सेना को खत्म कर दिया था। वैसे मेन फाइट अभी भी इसी जगह पर हो रही है। यहाँ पर जुलोंग ने अपने स्पीयर को हाउलू के कंधे के अंदर घुसा दिया है, जिससे उसका एक हाथ पूरी तरह बेकार हो चुका है और न केवल उसका हाथ बेकार हुआ है बल्कि घोड़े की डेथ हो चुकी है, जो कि हाउलू का मेन एडवांटेज था। वो जोरों से चलकर अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। जुलोंग इस स्पीयर को वापस से पीछे तो खींच लेता है। इसी के साथ ही सब कुछ पूरी तरह शांत हो चुका है। वो दोबारा से हाउलू के ऊपर कोई भी अटैक करने की कोशिश नहीं करता, जबकि उसके पास में अटैक करने का एक काफी अच्छा मौका है। चंगली से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, उसके ऊपर अटैक करो। जुलोंग कहता है, तुम मुझे ऑर्डर क्यों दे रहे हो, मैं तुम्हारा ऑर्डर सुनने वाला कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ और तुम्हारे अंडर में मैं काम नहीं करता, जो कि तुम मुझे कुछ भी कहोगे और मैं करने लग जाऊंगा। चिंगली कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है, अभी पहले तो मैंने तुम्हें इससे अटैक करने के लिए कहा था तब तुम मान गए थे। जुलोंग कहता है, तुम्हारी गलतफहमी है, मैंने उस टाइम पर तुम्हारी बात नहीं मानी थी, बल्कि मैंने उस लड़के लूबाई की बात मानी थी, वो मेरा दोस्त है। उस टाइम पर
पर उसने मुझसे कहा था कि इसको प्रोटेक्ट करके इसको रोको और मैंने रोक दिया और मेरा केवल इतना ही काम था। मैं किसी भी तरीके से तुम्हारी बातों को सुनने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन तुम चाहो तो मुझे बाध्य कर सकते हो। तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, अपनी काबिलियत प्रूफ करनी पड़ेगी। ये सुनकर चंगली सोचने लगता है जिसका मतलब जो लेजेंडरी लेवल के कमांडर्स होते हैं वो डायरेक्टली मेरी बातों को नहीं सुनेंगे, उनको अपनी तरफ करने के लिए मुझे अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। ये लोग भी कुछ हद तक क्वीनमैन की तरह ही है। क्वीनमैन के लिए भी मुझे कुछ करना पड़ा था, अपनी पावर सबके सामने प्रूफ करनी पड़ी थी। जू लोग आगे बोलता है क्या तुम्हें अपने लोगों की चिंता है? वैसे तुम्हारे साथ के जो 4 लोग थे वो सारे बारबेरियन ग्रुप के साथ फाइट कर रहे हैं। बारबेरियन ग्रुप के अंदर कब्जे से लोग हैं, जिसका मतलब ये फाइट एक तरफा है। बारबेरियन ग्रुप कुछ देर के अंदर उन चारों खत्म कर देगा। मैं जाकर उनकी मदद करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो, और इसके अलावा मैं तुम्हें मौका भी देता हूँ। तुम्हें बस अपने आप को साबित करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें केवल हाउलू को प्रोटेक्ट करके उसे जान से मार देना है। मुझे यकीन है तुम इतना तो कर सकते हो। उसका एक हाथ पूरी तरह डैमेज हो चुका है और उसके अलावा उसके पास उसका घोड़ा नहीं है, जो कि उसका मेन एडवांटेज था। इस फाइट को छोड़ने से पहले मैं तुम्हें केवल एक टिप दूंगा, अगर तुमने उसे वापस से घोड़े बैठने का मौका दिया, वो घोड़े में बैठ गया तो तुम उसे हरा नहीं पाओगे। वो पूरी तरीके से अनडिस्ट्रक्टेबल हो जाएगा, इसलिए उसको अभी हराओ जब वो कमजोर है। इसी समय हाउलू दोबारा से उठ जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे कमजोर कहा। तुम जानते हो तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। तुम केवल 15 साल के एक छोटे से बच्चे हो, इस वजह से मैं तुम्हारे पर दया कर गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं फाइट कर सकता हूँ। आ जाओ, किसको मुझसे फाइट करनी है? ये सुनकर चैंगली अब उसके सामने खड़ा हो जाता है। जुलूंग अभी फिलहाल बोलकर कुछ का सिलेक्ट करने की कोशिश नहीं करता, वो बस हाउलू के घोड़े को लेकर जा रहा है। ये घोड़ा भी जिंदा है और साथ में उसके चैंगली का घोड़ा भी है, ताकि यहाँ पर कोई घोड़ा बचे ही ना जिसके ऊपर हाउलू बैठ सके। इसी के साथ ही चैंगली और हाउलू के बीच फाइट हो जाती है। चैंगली तेजी से हाउलू की तरफ भगता है और उसके ऊपर अपना अटैक करने लगता है, लेकिन हाउलू को हराना अभी भी आसान नहीं है। भले वो बहुत ज्यादा घायल है, उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अपने उल्टे हाथ से भी वो कवच से चैंगली से फाइट करता है। वो पूरी जोर से चैंगली की एक्ट से चैंगली को प्रोटेक्ट करता है। चैंगली साइड में अटैक को डॉज कर लेता है और फिर सोचने लगता है ये बंदा बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्या सच में अभी मैं इसे जीत सकता हूँ? तभी इसका दोबारा से अटैक होता है। चैंगली ने अब की बार अपने स्वॉर्ड से अटैक को ब्लॉक किया है और इसी के साथ में उसकी पूरी बॉडी बुरी तक कांप जाती है। चैंगली के ख्याल और ज्यादा खतरनाक होने लगता है। वो आगे सोचता है लेकिन अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो अभी ये मुझे जान से मार ही देगा। इसकी रफ्तार मुझसे ज्यादा तेज है, ये तुरंत ही मुझे पकड़ सकता है। तो ये इसका मतलब अगर मैं भागता भी हूँ तो भी मारा जाऊंगा। इससे अच्छा है इससे डट के लड़ाई करता हूँ। मुझे फिलहाल इसी कमजोरी में सोचना चाहिए। ये बहुत कमजोर है, अभी इस टाइम पर इतना थका हुआ है कि मैं इसको हरा सकता हूँ। अगर ये थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर भटक जाएगा तो मैं तुरंत ही इसको खत्म कर दूंगा। मुझे केवल इसको मारने के लिए एक मौके की तलाश है। ये केवल एक हाथ से मुझे अटैक कर सकता है, यानी कि इसके हर एक अटैक को मैं ब्लॉक कर सकता हूँ, और ये मुझे केवल तब तक करना है जब तक ये कोई मेरे को मौका नहीं दे देता इसके प्रोटेक्ट करने का। इससे तो चैंगली पूरी ताकत से दोबारा से हाउलू को प्रोटेक्ट करता है और अब की बार चैंगली के अटैक के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। वो रफ्तार से अटैक करते जा रहा है। भले हाउलू हर एक अटैक को ब्लॉक कर पा रहा है, लेकिन वो घबराने लगा है। उसको दिखाई देने लगा है कि चैंगली अब की बार बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं है। वो एक बार चैंगली आंखों में देखता है, उसे खासा अवसर दिखाई दे रहा है कि चैंगली किस तरीके से एक किलिंग इंटेंशन के साथ में अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर अटैक कर रहा है। उसने इस फाइट के अंदर अपना सब कुछ लगा दिया है। इसी समय घबराहट के कारण हाउलू की तरफ से एक गलती होती है। वो जोर से चैंगली को अटैक करता है, लेकिन चैंगली नीचे की तरफ झुककर अटैक को डॉज कर लेता है और अब चैंगली के पास मौका है। हाउलू ने अपने वेपनों को जल्द दूर कर रखा है, उसका डिफेंस बहुत ज्यादा वीक है। चैंगली इस मौके का शानदार फायदा उठाता है। वो जोर से हाउलू के हाथ की अटैक करता है और इसी के साथ में हाउलू का दूसरा हाथ भी बुरी तरह डैमेज हो चुका है, बल्कि ये तो डैमेज से भी कई ज्यादा बढ़कर है। चैंगली के एक अटैक के साथ में हाउलू का हाथ उससे कट जाता है। चैंगली ने बिल्कुल भी अपने फोर्स को रोकने की कोशिश नहीं की। उसको पता है उसके पास में केवल एक ही मौका है और इस एक ही मौके के अंदर वो अपनी पूरी जान लगाकर हाउलू के हाथों काट देता है। और अब इसी के साथ में हाउलू के मुंह से एक बहुत तेज चीख निकलती है। उसका खून लगातार बहने लगता है। उसका कोई भी हाथ नहीं है जो कि फाइट के अंदर कुछ भी कर सके। वो जिन पे गिर जाता है और कहने लगता है बैंडेड, ये तूने क्या किया? चैंगली कहता है क्या तुमने कहीं पे कहावत नहीं सुनी, जो कोई भी किसी दूसरे का नाम यूज करने की कोशिश करता है इसका मतलब यह है उसका खुद का कोई नाम नहीं है। वो इस दुनिया के अंदर कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रखता है और जिसका कोई एक्सटेंस नहीं है उसको खत्म हो ही जाना चाहिए। तुम क्यों एग्जिस्ट करते हो? जब चैंगली के सारे लेक्चर चल रहा है इस टाइम पर बारबेरियन ग्रुप के लोग जो क्वीनमैन और बाकी सब फाइट कर रहे हैं, इनमें से एक पीछे तो देखे चिल्लाने लगता है प्रिंस संभालिए खुद को, मैं आ रहा हूँ। वो इतना कहता है कि तभी जुलूंग उसी को पहुंच जाता है और सीधे एक अटैक के साथ में उससे गर्दन काट देता है और फिर उसे कहता है मैंने कहा था ना तुम्हारी गर्दन काटूंगा, भले तुम्हारे लीडर की नहीं लेकिन तुम्हारी तो काट ही थी। इसी के साथ में हाउलू से पहले इस बंदे की डेथ जाती है। हाउलू को इस बंदे की डेथ से कब शौक सा लगता है क्योंकि ये बंदा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। वो चिल्लाते कहने लगता है तुमने ठीक नहीं किया, उसका नाम चीहू था, उसका मरना अभी डिजर्व नहीं रखता था। बैंडिट अब मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए मेरे से पहले तुम मरोगे। ये कहने के साथ में हाउलू तेजी से अपने टूटे हुए हाथ के साथ में चैंगली को प्रोटेक्ट कर देता है। उसका एक हाथ तो कटा हुआ है लेकिन दूसरा हाथ केवल थोड़ा सा डैमेज था, इसी से उसने चैंगली को प्रोटेक्ट कर दिया है। और चैंगली को पूरी तरह पता है कि ये बंदा इस टाइम बहुत ज्यादा असहाय है, ये कुछ भी नहीं कर सकता। चैंगली बिल्कुल घबराता नहीं है, वो बस अपनी स्वॉर्ड से इसके ऊपर एक अटैक करके इसके सीने को सीधे काट देता है। इसी के साथ ही हाउलू काफी दूर जा गिर जाता है और अब तो उसके सीने में से खून बह रहा है। कुछ टाइम के अंदर उसकी मौत होने वाली है। चैंगली उसकी तरफ बढ़ने लगता है और साथ ही इससे कहता है क्या तुम्हें लगता है इस वर्ल्ड के अंदर जस्टिस कहीं पर एग्जिस्ट करता है, कहीं पर कोई न्याय हो सकता है? तुम जैसे लोग बहुत सारे लोगों को मारते हैं केवल इसलिए क्योंकि उन्हें मजा आ रहा होता है। क्या मजे के लिए किसी को मारना एकदम ठीक है? और जो कोई मजे के लिए किसी को मारता हो उसको किस तरह सजा होनी चाहिए? तुम इस बारे में क्या सोचते हो? हाउलू कहता है क्या बकवास कर रहे हो तुम खुद भी तो एक बैंडिट हो, तुम खुद भी यही काम करते हो।
चेंगली कहता है नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मैं मजे के लिए किसी को नहीं मारता हूँ, मैं अपने सर्वाइवल के लिए मारता हूँ। तुम्हारे मारने में और मेरे मारने में बहुत ज्यादा फर्क है। तुम मारते हो वो केवल एक मजा है, और जो मैं मारता हूँ वो न्याय है। क्या तुम्हें ऐसा लगता है इस वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं कोई गॉड एग्जिस्ट करता है जो कि हर समय हमारे कर्मों को देख रहा है? उसके पास में हमारे हर एक कर्म का एक लेखा जोखा है और उसी के हिसाब से हमें हमारे दंड मिलने वाले हैं। मुझे लगता है अब तुम्हारा टाइम हो चुका है, तुम्हें वो दंड मिलने वाला है जिसके तुम लायक हो। ये कहते हुए चेंगली पहले तो अपनी स्वॉर्ड को साइड में रखता है और फिर अपनी एक्स उठा लेता है और फिर उससे आगे बोलता है इसी एक्स से तुम्हें तुम्हारी सजा मिलने वाली है। हाउलू बोलता है तुम्हारी नहीं, ये मेरी एक्स है, इसका नाम स्टॉर्म टाउ हॉक है। चेंगली कहता है अपनी बकवास बंद करो, इसका स्वामी तो मेरा है और मैं ही इसका किंग हूँ, मैं इसका ऑनर हूँ और अब इसकी मदद से तुम मरने वाले हो। यकीन से तुम चेंगली हाउलू के ऊपर पूरी बेदर्दी से एक अपना फाइनल अटैक करता है और एक्स पड़ने के साथ में हाउलू की फाइनली डेथ हो जाती है। एक्स बहुत बड़ी है, एक अटैक और हाउलू खत्म। चेंगली के आखिरी अटैक के साथ में वहां पे चारों तरफ हाउलू का खून फैल जाता है। उसके सीनों के ऊपर जो खतरनाक अटैक हुआ है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद में चेंगली एडवांस रहते हुए बोलता है जिस तरीके से इस आसमान का कोई अंत नहीं है, जिस तरीके से बर्फ सफेद होती है और उसी तरीके से ये एक्स मेरी है जिसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठाया जा सकता, इसका ऑनर मैं हूँ। इसके बाद में हम लूहें को देखते हैं जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। जब जो तबाही मची है वो सारी तबाही को देख रहा है, कितने सारे लोग की लाशें पर पड़ी हुई है। उसको दिखाई देता है कि किस तरीके से टोड विलेज के इन 4-5 लोगों ने पूरे बारबेरियन ग्रुप को खत्म कर दिया। इसके बाद में उसकी नजर चेंगली को पड़ती है जो कि इस टाइम पर बहुत ज्यादा ब्रूटल दिखाई दे रहा है। उसकी पूरी बॉडी पर केवल खून ही खून है। हाथ के अंदर एक एक्स है जिसके अंदर से भी लगातार खून टपक रहा है और सामने की तरफ जो पूरी जमीन है वहां पर चारों तरफ केवल खून ही खून फैला हुआ है हाउलू की बॉडी का। इसी समय चेंगली लुहेंग की तरफ घूर के देखता है जैसे उसे कह रहा हो कि पास मत आना, और अगर लड़ाई करने की इच्छा हो तो अभी तुम आ सकते हो, तुम्हारा निपटारा अभी कर दिया जाएगा। लुहेंग इस टाइम पर बुरी तो घबराया हुआ होता है, उसके मुंह से एक भी आवाज नहीं निकलती। तभी चेंगली बोलता है अब टाइम हो चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं। इसी समय हम नोटिस करते हैं यहाँ पर यह बंदा हाउलू, इसका सर गायब है, किसी ने इसके सर को काट दिया है। ऑब्वियसली चेंगली ने काटा है। चेंगली से सर को अब काट कर अपने साथ में लेके जा रहा है। तभी कुनमैन लुहेंग से बोलता है तुमने हमारी काफी मदद की, जो तुमने वेपन दिया था, इस वेपन की मदद से मैंने कब से लोग खत्म किया, इस वेपन के लिए शुक्रिया, और अब तुम इस वेपन को अपने पास में रख सकते हो, ये तुम्हारी अमानत है। ये कहते हुए उसे लुहेंग की तरफ फेंक देता है और फिर एंड बोलता है चलो अब हम चलते हैं, मुझे यकीन है तुमसे हमारी मुलाकात कभी भी दोबारा नहीं होगी, तुम्हारी किस्मत इतनी भी खराब नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में टोड विलेज के सारे लोग यहाँ चले जाते हैं। लुहेंग इन सभी को पीछे खड़ा हो देख रहा होता है। तभी चेंगली के साथ का एक बंदा उससे कहता है वैसे स्ट्रेटेजिस्ट कहां पर है, वो तो मैं दिखाई नहीं दे रहा, सेंग जी को ढूंढना पड़ेगा। चेंगली कहता है ढूंढना नहीं पड़ेगा, केवल आवाज लगानी पड़ेगी, वो कहीं पर छुप के बैठा हुआ होगा। सेंग जी तुम कहां पर हो, जल्दी से हमारे सामने आ जाओ, फाइट खत्म हो चुकी है, यहाँ से चलने का टाइम हो चुका है। चेंगली उसके सारे लोग वापस से टोड विलेज की तरफ निकल पड़े हैं। जब ये टोड विलेज से आए थे तब केवल 6 जने थे, लेकिन अब 7 जने हैं। जीलोंग ने भी इनको ज्वाइन कर लिया है जो कि एक काफी शानदार मार्शल आर्टिस्ट है। इस अपनी पावर प्रूफ कर दी है हाउलू के ऊपर इतना खतरनाक अटैक करके। बाद में चेंगली ने हाउलू को मार दिया था और अपनी पावर प्रूफ कर दी। इसी वजह से जीलोंग अब इनके साथ में चल रहा है। जब चेंगली इनके साथ में होता है तब इनसे पूछने लगता है वैसे तुम ल्यूबाई को जानते कैसे हो, मैंने देखा था तुम ल्यूबाई की बातों को मान रहे थे, मतलब तुम उससे पहले कभी मिले होंगे, तुम पहली बार उससे कब मिले। जीलोंग कहता है ये एक बहुत लंबी कहानी है। इसी के साथ में जीलोंग कहानी शुरू होती है। ये भी ज़ेंग सिटी से बिलोंग करता है। वहां पर कुछ टाइम पहले एक प्लेग बीमारी फैली थी। उस टाइम पर जीलोंग एक छोटा बच्चा था। इसी बीमारी के कारण उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, लेकिन पेरेंट्स से मरने से पहले जीलोंग को ज़ेंगफी फैमिली को सौंप दिया। जीलोंग के पेरेंट्स के लिए ये कुछ खास अच्छा डिसीजन नहीं था। इसके बावजूद भी जीलोंग की लाइफ कुछ अच्छी नहीं थी। वहाँ के बच्चे अक्सर इसको परेशान किया करते थे, लेकिन उस टाइम पर ये 3 भाई अक्सर उसके लिए स्टैंड लेते थे। सबसे ज्यादा ल्यूबाई हमेशा आगे बढ़कर जीलोंग की सपोर्ट करने की, उसकी मदद करने की कोशिश करता था। इसी वजह से जीलोंग के मन में ल्यूबाई को लेकर सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट है। इसकी कुछ टाइम बाद में ज़ेंग सिटी के अंदर एक मार्शल आर्टिस्ट आया। उसने जीलोंग को देखा और उसको एक्सेप्ट कर लिया अपने शिष्य के तौर पर और उसे अपने साथ में ले गया। इस तरीके से 5 साल बीते। 5 साल बाद में जब जीलोंग की सारी स्टडीज अच्छे से कंप्लीट हुई, वो काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन गया। तो दोबारा से ज़ेंग सिटी के अंदर लौटा और तब उसे पता चला उसके तीनों भाई जो कि वहां पर एग्जिस्ट करते थे वो तीनों वहां जा चुके हैं और उन्होंने टोड विलेज को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद से जीलोंग की तलाश शुरू हो गई। वो किसी भी तरीके से इन तीनों को ढूंढना चाहता था और उन्हीं को ढूंढते हुए यहाँ पर इस जगह तक पहुंच चुका है। इसी के साथ में ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। जीलोंग आगे बोलता है मैं आपके ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे इन तीनों दोस्तों ने आपके ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, इसी वजह से। चेंगली कहता है ये तो काफी अच्छी बात है। तभी कुनमैन भी आगे बढ़ते बोलने लगता है वैसे जीलोंग आपका बहुत शुक्रिया, उस टाइम पर आपने उस फाइट के अंदर हमारी काफी मदद की, अगर उस टाइम पर आप हमारी मदद नहीं करते तो पक्के तौर पर हम मारे जाते। जीलोंग कहता है हाँ ऐसा हो सकता था, लेकिन उस टाइम पर मैंने देखा तुम किस तरीके से 4 लोगों ने पूरे बारबेरियन ग्रुप के ऊपर अटैक करके उनसे फाइट करने की कोशिश की थी। तुम सबके अंदर बहुत ज्यादा बहादुरी है, तुम्हारी हिम्मत किसी भी लाइफ और डेथ से ऊपर है। लिन कहता है वैसे जीलोंग मैं देख सकता हूँ तुम एक काफी शानदार फाइटर बन चुके हो, तुम्हारी पावर बहुत ज्यादा है, इतनी यंग एज में तुम इतने ऊंचे लेवल पे कैसे पहुंच गए। जीलोंग कहता है बहुत आसान है,
अगर अपने मन में ठान लो कि तुम्हें ताकतवर बनना है तो तुम्हें ताकतवर बनने से कोई भी रोक नहीं सकता। अगर तुम भी एक बार डिसीजन ले लोगे तो तुम भी काफी ताकतवर बन सकते हो। जेंग कहता है, हाँ जीलोंग, मुझे पता है तुम कितने ताकतवर हो। तुम्हारी ताकत तो उस टाइम पर मैंने देख ही ली। तुम्हारी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि तुम हजारों सिपाहियों की सेना के ऊपर अकेले अटैक करके उन सभी को अकेले खत्म कर सकते हो और वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जीलोंग कहता है, हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मेरे हाथ में मेरा स्पीयर है तब तक तो कोई मुझे हरा नहीं सकता। ये कहते हुए जीलोंग बहुत शांत होता है और उसको देखकर पता चल रहा है कि उसने इस बात को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस साथ में कहा है। चंगली देख कर सोचने लगता है कि सच में ये इतना कॉन्फिडेंट है, इतना ताकतवर है ये कि हजारों सिपाहियों को अकेला खत्म कर सकता है। लेकिन फिर भी इसी काबिलियत के ऊपर मुझे शक नहीं करना चाहिए कि इतना ताकतवर हो सकता है। ये एक लेजेंडरी वॉरियर है जो कि सिस्टम से मुझे मिला है। ये सोचते हुए चैंगली उसी जगह पर अपने घोड़े को रोक देता है। वो इस टाइम पर जीलोंग के सामने है। जीलोंग कहता है, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो, साइड में हो जाओ। ये सुनकर चंगली को काफी बुरा लगता है। वो सोचने लगता है इसके मन में तो मेरे लिए बिल्कुल रेस्पेक्ट ही नहीं है, मुझसे इस तरह से बात कर रहा है, साइड में हो जाओ। ये कौन सा तरीका होता है, इसको थोड़ा सा लाइन पे लाना पड़ेगा। इसके बाद वो लिन से पूछता है, लिन वैसे मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास तुम्हारा वेपन नहीं है, क्या तुमने उन बारबेरियन ग्रुप के लोगों से अपना वेपन वापस नहीं लिया? लिन कहता है, वो केवल एक नॉर्मल सा वेपन था, इसलिए उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास में एक नया वेपन है और यही अब से मेरा वेपन है। चंगली कहता है, हाँ ये भी ठीक है। और ये कहते हुए दोबारा सोचने लगता है, वो रिंगर्स जो कि वो अटैक करने के लिए आए थे वो केवल कुछ ही थे। बारबेरियन ग्रुप के कुछ लोग इतने ताकतवर है कि हजारों सिपाहियों की सेना को एकदम डरा सकते हैं। मैं तो ये सोच के परेशान हो रहा हूँ, अगर उन्होंने एक खतरनाक अटैक कर दिया जैसा कि उन्होंने 30 साल पहले किया था एक बहुत बड़ी सेना के साथ में, तब तो इस बार सब कुछ खत्म हो जाएगा। पिछले बार भले वो हार गए थे लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने वाला। बारबेरियन ग्रुप की पावर को सबने देख लिया है और ब्लैक रॉक सिटी की पावर को भी सबने देख लिया है कि किस तरीके से वो डर जाते हैं। उनके पास में तो अच्छे घोड़े भी नहीं है, ना ही कुछ अच्छे सोल्जर्स है, केवल कुछ ही सोल्जर्स के दबाव पर ये सारी सेना चल रही है। मुझे बिना किसी भी शक के इस फैक्ट का दृश्य एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बारबेरियन ग्रुप की सेना ब्लैक रॉक सिटी की सेना को बुरी तक खदेड़ खदेड़ कर मारेगी। लेकिन फिर भी जैसा कि अब तक समझा जाता था कि रिंग डायनेस्टी की सेना को कोई भी हरा नहीं सकता, तो अब ऐसा नहीं है। हमने उन्हें हरा दिया है, जिसका मतलब उनको हराने के लिए अभी भी जगह है। हमारे कुछ सिपाही उनके सामने टिककर उन सभी को खत्म कर सकते हैं। ये लोग उतने भी इनविंसिबल नहीं है जितना दिखाई देता है। इसी समय चैनल किया जाता है उसके पास में एक कल्टेशन बुक है और इसके अलावा एक दूसरी बुक और है जो कि उसने ज़ेंग फैमिली से चुराई थी। वो उसे ज़ेंगफी देते हुए बोलने लगता है, ज़ेंगफी ये बुक तुम्हारे लिए। ज़ेंगफी कहता है, ये तो काफी शानदार है। इस बुक के अंदर मेरी फैमिली के काफी सारे हेरिटेज लिखे हुए हैं, मेरे पूर्वजों की जानकारी है इसमें। चीफ आप जानते नहीं है, ये बुक मेरे लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपने मुझे एक काफी अच्छा तोहफा दिया है। वैसे ये बुक तो काफी लंबे टाइम पहले खो गई थी, आपके पास में कैसे आई? चैंगली कहता है, तुम्हें पता नहीं है, गॉड की तरफ से मुझे कुछ खतरनाक पावर्स मिली हुई है, मैं उन्हीं पावर्स का यूज करके कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ से अब हम ब्लैक रॉक सिटी का सीन देखते हैं। यहाँ पर कुछ खतरनाक होने वाला है। लू हैंग को उसका बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है। वो तो आराम से यहाँ पर जितनी भी लाशें हैं उन सबको इकट्ठा करवा रहा है। लगभग सारी लाशें इकट्ठा कर ली गई है। जितने मजदूर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं वो लुइंग से बोलते हैं, काम हो चुका है, चलो चलते हैं। लुइंग कहता है, हाँ ठीक है चलो, सबके सब आगे बढ़ो। लुइंग के साथ में कुछ और सोल्जर्स और है यहाँ पर। इसी समय जोर से खतरे घंटी बजती है। कहीं से कई सारे घोड़ों की आवाज सुनाई दे रही है। बहुत सारी भीड़ भागते हुए उस तरफ आ रही है। लुइंग उस तरफ देखता है, वहां पर सामने तरफ एक बहुत बड़ी सेना है। ये बारबेरियन ग्रुप की वो सेना है जो कि अभी तक यहाँ पहुंची नहीं थी। अब सेना यहाँ पहुंच चुकी है। इस सेना को अपने सामने देखने के साथ में ये सारे सोल्जर जो कि पहले से बुरी तरह घबराए हुए थे, इनकी घबराहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। चिल्लाते बोलने लगता है, रिंगर्स आ चुके हैं, ये दोबारा से हम पर अटैक करने वाले हैं। एक ही दिन में कितनी बार अटैक करेंगे? जल्दी से सबके सब पीछे हटो, हमें ऐसे निकलना पड़ेगा। ये सुनिंग साथ में सभी सोल्जर से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन बेदर सोल्जर कितना दूर भाग लेंगे। रिंगर्स तेजी से इनके ऊपर अटैक करके इनको काटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के अंदर मारकाट मच जाती है। कब्जा सोल्जर जो कि इस जगह पर अभी तक जिंदा बचे थे वो भी मारे जाते हैं। इस पूरी जगह को अभी भी साफ किया गया था, जबकि सारी लाशें अभी भी उठाई गई थी और अब दोबारा से ये पूरी जगह लाशों से भर चुकी है। यहाँ पर सब जगह पर ब्लैक रॉक सिटी की सिपाहियों की लाशें हैं। लू हैंग जब ब्लैक रॉक सिटी से बाहर निकला था तो उसके साथ में सैकड़ों सिपाही थे, लेकिन अब केवल 30 सिपाही बचे हैं जो किसी तरीके से दोबारा से ब्लैक रॉक सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। लू हैंग भी जिंदा बच गया है। यहाँ से अब हम एक और खतरनाक सीन देखते हैं। यहाँ पर ये वुल्फ लेडी है जिसको चारों तरफ से घेर लिया गया है। इनको फ्लैंक टगर विलेज की गुंडों ने घेर रखा है। इसकी उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, कभी न कभी ये लोग धोखेबाजी तो करने ही थे। पहले चैंगली के सामने थे इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अब चैंगली नहीं है तो उन्होंने वुल्फ गैंग को पूरी तरह घेर रखा है। गूफी बाओ वुल्फ लेडी से बोलने लगता है, जल्दी से तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे हवाले कर दो। अगर तुम ऐसा कर दोगी तो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया जाएगा, तुम्हारी जान बच जाएगी, तुम कुछ और लंबे टाइम जिंदा रह सकती हो। लेकिन अगर तुम्हारी बात नहीं मानोगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वुल्फ लेडी बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम जानते हो तुम किसको धमकी देने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी किसी भी धमकी से डरने वाली नहीं हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम जानते हो मैं तुमसे कितनी ताकतवर हूँ, तुम सभी को यहीं पे खत्म कर सकती हो। तुम एक बैंडिट हो, अपनी औकात दिखाई देना। गुफी बाव बोलता है, सच में मैं एक माउंटेन बैंडिट हूँ, तुम मुझसे अच्छे कामों की एक्सपेक्टेशन कर भी कह सकती हो। मैं बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं तुम पर अटैक करके तुम्हें जान से मारकर तुम्हारे कपड़ों के ऊपर से तुम्हारे ऊपर जितना भी सामान है वो सब कुछ लूट के जा सकता हूँ। तुम चाहो तो मैं ये कर दूंगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तुम मुझे फोर्स मत करो तुम्हें जान से मारने के लिए। गुफी बाव इतना कहता है कि तो पीछे से एक जोर से आवाज आती है, तुम पहले कौन से घटिया हरकतें कर चुके हो। ये कहते हुए चैंगली जगह पहुंच जाता है। गुफी बाव ने अभी तक देखा नहीं है, उसके लिए चैंगली खड़ा हुआ है। वो चिल्लाते बोलने लगता है, किसकी हरकत है ये, कौन यहाँ पर आकर हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है।
चेंगली कहता है ये मैं हूँ, पीछे मुड़ के तो देख। गुफी बाबा बोलता है तुम जानते हो तुम किससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, मैं फ्लैंकटागर विलेज का लीडर हूँ, वहाँ के लीडर का भाई हूँ मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर सकता हूँ। अभी फिलहाल तुम मेरा टारगेट आई हो, इससे पहले कि तुम मेरा टारगेट बन जाओ, यहाँ से भाग जाओ। ये कहते हुए फाइनली पीछे से देखता है, उसे चेंगली दिखाई देता है। उसे कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चेंगली कहता है ये किस तरह का सवाल है, मेरा टोड विलेज जैसे रास्ते में ही है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। इसी समय इस वुल्फ लेडी को खुद को बचाने का एक शानदार तरीका मिलता है। वो चिल्लाते बोलती है मास्टर चैंग प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये लोग हमें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। चेंगली बोलता है तुम्हें पता है ना हमारे माउंटेन बैंडिट्स के भी कुछ नियम होते हैं, हम एक दूसरे को नहीं लूटते हैं, देखो ये बहुत गलत हरकत है, तुम नियम नहीं तोड़ सकते। चेंगली की इस बात को सुनने के बाद में लूफी बाओ अपने हथियार डाल देता है। वो सब चीजें मान चुके हैं, उन्होंने इन वुल्फ लेडीज को भी यहाँ जाने का मौका दे दिया है। इसके बाद में इन तीनों ग्रुप्स के लोग शांति से अपने विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगता है, तीनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद में इन तीनों की कुछ फालतू की बातें शुरू होती है। चेंगली पूछे लगता है ये गुफी बाओ को अचानक से क्या हो गया, ये तुम्हें लूटने की कोशिश क्यों कर रहा था। गुफी बाओ बोलता है क्योंकि मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा जल रहा हूँ, जिस टाइम पर ये लेडी उस सिटी के अंदर थी इसने जिया फैमिली को लूट लिया, इनके पास में काफी सारा पैसा हो चुका है और तुमने भी काफी सारी फैमिलीज को लूटा है, मेरे पास से खबर आ चुकी थी। लेकिन वहां पर इतनी बड़ी सिटी के अंदर जाने के बावजूद भी मैं एक भी सिटी को नहीं लूट पाया, मैं किसी भी बंदे को नहीं लूटा, मेरे पास से कुछ ही पैसा नहीं है, यानी कि ये पूरा मिशन मेरे लिए पूरी तरह लॉस में रहा है। और इसके अलावा हमारे पीछे इतनी बड़ी सेना पड़ गई, किस तरीके से हमें अपनी जान बचाना पड़ा, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत नुकसानदायक था, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर यहाँ पर तुम दोनों का प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हारे भी इतना खतरा है, जितना खतरा मेरे ऊपर है, तो मेरा भी थोड़ा प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, इसी वजह से मैंने कोशिश की थी। चेंगली कहता है अच्छा ऐसी बात है, वैसे वुल्फ लेडी इस पूरे मिशन के अंदर आपको कितना प्रॉफिट हुआ। वुल्फ लेडी हंसते बोलती है बस थोड़ा बहुत, थोड़ा दाल पानी का हिसाब हो जाएगा। वैसे तुम्हारा क्या, तुम्हें जो चाहिए था क्या तुम्हें वो मिल गया। चेंगली बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे मिल चुका है, बल्कि उससे भी कुछ बढ़कर ही मिला है, फुल प्रॉफिट। यहाँ से अब हम कुछ आगे टोड विलेज का सीन देखते हैं, जहाँ पर टोड विलेज के गेट के ऊपर एक तीर आके पड़ता है और इसी के साथ बटलर चिल्लाते हुए बोल रहा है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आने का कोई मतलब नहीं बनता है। गोफी ये सही हरकत नहीं है, तुम अभी इस टाइम पर यहाँ पर किसी भी तरह की हरकत नहीं कर सकते हो। बटलर के साथ में इस टाइम पर ग्यून भी है, जो की एक काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। चेंगली सूट समेट कर सबको अपने साथ में लेके नहीं गया, किसी को यहाँ पर छोड़ के गया है ताकि सही टाइम पर वो रखवाली कर सके। वैसे अगर सच में यहाँ पर कोई गड़बड़ होने वाली है तो ये बंदा भी कुछ खास कर नहीं पाएगा, क्योंकि इसके सामने की तरफ काफी सारे बैंडिट्स की पूरी सेना खड़ी हुई है, अलग अलग बैंडिट्स यहाँ पहुंच चुके हैं। इन सभी को गोफी लीड कर रहा है। वो यहाँ पर चिल्लाते बोलने लगता है हम यहाँ पर किसी भी तरह की मार्केट बचाने के लिए नहीं आए, अगर तुम हमारे लिए गेट खोल देते हो तो हम तुमसे वादा करते हैं किसी को भी जान से मारने की कोशिश नहीं करेंगे, एकदम शांति से बात करेंगे। बटलर बोलता है नहीं, टोड विलेज के गेट अभी खोले नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे चीफ यहाँ पर नहीं है, अगर तुम थोड़ा सा इंतजार करोगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, उनकी इंतजार करो, कुछ देर में जब वो आ जाए तब उनसे बात कर लेना, तब तक गेट नहीं खुल सकते। ये सुनकर गुफी सोचे लगता है ये बात तो मुझे पहले से पता है कि चेंगली यहाँ पर नहीं है, अगर चेंगली यहाँ पर होता तो यहाँ पर टोड विलेज को प्रोटेक्ट करने का सोचता भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है तो एकदम शांति से यहाँ पर अटैक करके इस पूरे टोड विलेज को लूट कर यहाँ जाने वाला हूँ। अपने साथ में इतनी बड़ी सेना को लेकर आया हूँ और साथ में कैसा लीडर्स को भी, मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ में व्हाइट बोर फॉरेस्ट, ब्लेड स्कोप, डॉड रेड, डबल बियर और इसके अलावा एप्रिकॉट फैमिली भी है। वैसे किसी नोटिस नहीं किया तो एप्रिकॉट फैमिली वो विलेज है जिससे वो व्हाइट वुल्फ बिलोंग करती है, जिसको कुछ देर पहले अभी चेंगली ने बचाया है। वहां तो चेंगली इन लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहा है, वही दूसरी तरफ ये यहाँ पर टोड विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं, एकदम सही मौका पाकर जब चेंगली यहाँ पर नहीं है। इन्हीं सभी को देख कर बटलर स्टार पहुंचे तो घबराया होता है, वो सोचने लगता है ये सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं। इस पूरे क्यूनी माउंटेन के अंदर जितनी भी फैमिलीज है, जितने भी क्लेन्स बिलोंग करते हैं, वो सबके सब यहाँ पर है और ये यहाँ पर किसी बात करने के चक्कर में नहीं आए। मैं तो इनकी ओर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, ये जरूर से हम पर अटैक करेंगे, इनको अगर बात करनी होती तो अकेले अकेले भी आ सकते थे। तभी गुफी आगे बोलता है यून तुम्हारे पास में केवल 10 सेकंड है, अगर 10 सेकंड के अंदर तुम गेट नहीं खोलते हो तो अभी क्या अभी तुम्हारे टोड विलेज को प्रोटेक्ट करके हम पूरे गेटों को तोड़ देने वाले हैं, तोड़ फोड़ मच जाएगी और उसके अंदर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम होंगे। अगर एक बार सब कुछ शुरू हो गया तो हम रुकने वाले नहीं है, हम सब कुछ खत्म कर देंगे। फाइट शुरू होने के बाद में तुम्हें सरेंडर करने का मौका नहीं मिलेगा, हमारी फाइट केवल तभी रुकेगी जब तुम्हारे विलेज के अंदर हर कोई खत्म नहीं हो जाएगा। इसी के साथ ही इस बंदे गुफी की उल्टी गिनती शुरू जाती है। बटलर अपने साथ में ग्यून से पूछने लगता है हमें क्या करना चाहिए, तुम इन सभी लोगों को देखो, क्या तुम इनसे किस तरह से फाइट कर सकते हो, हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। ग्यून कहता है इन लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है ये सारे केवल कुत्ते और बिल्लियां हैं जो कि यहाँ पर हमें नोचने के लिए आए, इनसे हमें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। ये भले गिनती में इतने सारे हैं लेकिन इसके बावजूद भी इनके चेहरे के ऊपर एक शिकन साफ दिखाई दे रही है, इनको देख के साबित चल रहा है कि कितना डरे हुए हैं। ये टोड विलेज के ऊपर अटैक करने के लिए तो आ गए लेकिन इनका डर इनके साथ में आया है। बटलर कहता है तुम जानते हो ना तुम क्या कह रहे हो, इसका परिणाम बहुत खतरनाक हो सकता है, हम अगर गेट नहीं खोलेंगे तो ये हम पर अटैक करके हम सभी खत्म कर देंगे, अगर तुम इतना प्रोफेशनल होने का नाटक करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा हम इनसे फाइट कर सकते हैं। बटलर जब ये कह रहा होता है तभी गिनती 7 तक पहुंच चुकी होती है, उल्टी गिनती चल रही है और यहाँ से हम चेंगली को देखते हैं जो कि तेजी से अपने विलेज की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसके साथ में ये वुल्फ लेडी और गुफी बाओ भी है। चेंगली यहाँ पर इन दोनों से पूछने लगता है वैसे अगर माउंटेन बैंडिट्स के इतिहास में देखा जाए तो हम लोगों ने काफी खतरनाक काम कर दिया है, हम ब्लैक रॉक सिटी के अंदर आकर वहां पर उनको लूट के वापस आ चुके हैं और एकदम सेफली वापस लौटे हैं, हमें से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यही सारी बात करते हुए टोड विलेज पहुंचते हैं, जब पहुंचने के साथ में इनकी नजर पड़ती है सामने की तरफ काफी सारे बैंडिट्स खड़े हुए हैं,
चैंगली को देखने से में तुरंत ही अंदाजा लग जाता है यहाँ पर सब कुछ चल के आ रहा है। वो सारे बैंडिट्स भी चैंगली की तरफ देखते हैं और काफी घबरा जाते हैं। इनको उम्मीद नहीं थी कि चैंगली इतनी जल्दी यहाँ पे लौट आएगा। गूफी भी इस टाइम पर चैंगली को देखकर काफी घबराया होता है। उसकी पूरी प्लानिंग जो कि उसने अब तक ये सोच रखा है और सब कुछ बर्बाद होने वाला है, वो सोचने लगता है ये बंदा इसी टाइम पर आना था, अगर कुछ मिनट और रुक जाता तो मैं विलेज को प्रोटेक्ट करके इसे खत्म कर देता। चैंगली भी इस टाइम पर अपना दिमाग दौड़ा रहा होता है। वो सोचने लगता है ये लोग मुझे देख के से डर क्यों रहे हैं, मैंने अभी तक तो कुछ किया भी नहीं, यहाँ पे जरूर से कुछ गड़बड़ है। इस टाइम बटलर की आवाज आती है, चीफ जल्दी देखिए ये सारे लोग हम पर अटैक करने के लिए आए, हमारे टोड विलेज को लूटने के लिए। बटलर के थकने के साथ जितने बैंडिट्स के ऊपर होते हैं और सबसे तेजी से चैंगली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। सबने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है लेकिन चैंगली घबरा हुआ नहीं है, उसके पास पूरी प्लानिंग है। वो चिल्लाते बोलता है, क्वीन मैन ज़ीलॉन्ग जल्दी काम पे लग जाओ। ये सुनने के साथ दोनों समझ जाते हैं इन्हें क्या करना है। ये तुरंत ही गूफी बाव और इस वुल्फ लेडी के ऊपर अपने स्पेयर लगा देते हैं कि एकदम से इनको मार देंगे। वुल्फ लेडी के लिए काफी नया होता है, वो एकदम चौंक जाती है। उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चैंगली साथ में ऐसा कुछ कर सकता है। सामने तो से बैंडिट ट्रिक करने के लिए आ रहे हैं, वही दूसरी तरफ से चैंगली ने वुल्फ लेडी और गूफी बाव के ऊपर अपने स्पेयर लगा दिया है। वो उसे कहने लगती है ये किस तरह की हरकत है, हम तो तुम्हारी तरफ है ना, तुम इस तरीके से हम पर स्पेयर नहीं रख सकते। चैंगली कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे लिए मेरा टोड विलेज सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तुम में से कोई भी मेरे टोड विलेज को कोई भी अटैक करने की कुछ भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो मैं अगर तुम्हें जान से मार दूंगा तो मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट होने वाला नहीं है। मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जितने बैंडिट्स हैं इन सभी के अंदर एप्रिकॉट ब्रिज भी शामिल है, यानी कि तुम्हारे लोग भी यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आए और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तुम मरोगी। इसी के साथ सामने जितने बैंडिट्स होते हैं वो सबके सब रुक जाते हैं। चैंगली आगे बढ़ते बोलने लगता है, गूफी ये किस तरह की हरकत है, तुम लोग यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आए हो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना हम सबके साथ जितने बैंडिट्स यहाँ पर इस माउंटेन के अंदर रहते हैं वो सबके सब एक टीम की तरह, हम सभी को साथ में होना चाहिए, इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ नहीं। गूफी कहता है, मास्टर चैंग तुम्हें किसी भी तरीके से इस सबको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है, हम पर्सनली वैसे भी तुम पर अटैक करना नहीं चाहते थे लेकिन ये तो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैंगली कहता है कैसे में ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तुम यहाँ पर हमें लूटने की कोशिश कर रहे हो, हमारे विलेज को अटैक करके हमें मारने की कोशिश कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये एक बहुत गंदी हरकत है। वैसे यहाँ पर तुम्हें एक बात मैं पूरी तरह क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं इतना भी ऐसा है नहीं हूँ जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा। इस टाइम पर तुम्हारे लोग मेरे पास में, मैं इन दोनों को जान से मार दूंगा, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा जितने भी बैंडिट्स तुम यहाँ पे लेके आए हो इन सभी को शांति से लेकर यहाँ से निकल जाओ और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि तुम लोगों ने अभी तक ऐसा कुछ किया ही नहीं। इसके अलावा दूसरी चीज तुम ये कर सकते हो, तुम हमारे ऊपर अटैक करो, उसके बाद में तुम्हारे दोनों साथियों को मार दूंगा और फिर उसके बाद में जितने बैंडिट्स यहाँ पर आए ये सबके सब भी एक एक करके मारे जाएंगे। मुझे तुम लोगों से लड़ने में भी कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम्हें हमारी पावर्स का पूरी तरह अंदाजा है, तुम्हें पता है हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम सभी को खत्म कर देंगे और हमें से किसी के भी कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए चैंगली की आंखों के अंदर एक अलग ही चमक होती है, उसका कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा है जो कितनी सैन से इन सभी को खत्म कर सकता है, जिसे देखकर गूफी बुरी तरह घबरा जाता है और इसके अलावा उसे अपने भाई की भी काफी चिंता हो रही है। इसी समय वो स्ट्रेटेजिस्ट गूफी के पास में आता है, उसे कहने लगता है अब आपके पास में केवल दो ऑप्शन है, या तो अटैक कीजिए या फिर यहाँ से लौट जाइए। मुझे ऐसा लगता है हमें अटैक करना चाहिए, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। यहाँ पर चैंगली हमारे सामने खड़ा हुआ है अपने विलेज के बाहर, यही सही मौका है उसके ऊपर अटैक करके उसे खत्म कर देने का, हम उसे मार सकते हैं, वो केवल हमें डराने की कोशिश कर रहा है। गूफी कहता है नहीं, वो केवल हमें डराने की कोशिश नहीं कर रहा, उसके पास में मेरा एक्चुअल ब्रदर है, मैं उसको किसी हालत में मरने नहीं दे सकता हूँ, उसको बचाना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिस्ट बोलता है लेकिन फिर भी इसी समय गूफी बाबू काफी गुस्सा आ रहा होता है, वो चिल्लाते हुए कहता है स्ट्रेटेजिस्ट ये किस तरह का है, अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर मत दिखा, यहाँ पे मेरी जान इस तरह से खतरे में पड़ी हुई है, तेरे को किसी भी तरीके से मुझे बचाने के लिए सोचना चाहिए, ना कि इनके ऊपर अटैक करने के बारे में। अगर मैं बच गया तो तुझे जान मिलने वाली है। ये सुनकर स्ट्रेटेजिस्ट शांत हो जाता है। इस टाइम क्वीन मैन गूफी बाबू को एक रस्सी से बांधकर जेल में पटक देता है। चैंगली आगे बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है तुम सभी को सोचते हो कुछ ज्यादा लंबा टाइम लग रहा है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम हमसे फाइट कर हमें खत्म कर सकते हो, तुम्हारी इस कंफ्यूजन को दूर करना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस टाइम ज़ैंग इस कन्वर्सेशन के अंदर एकदम से बीच में कूद जाता है। चैंगली को उसकी उम्मीद नहीं थी, वो चिल्लाते बोलता है हाँ तुम्हारी इस गलतफहमी को हम एक सेकंड में दूर कर देते हैं, हमारे साथ में देखो कौन है, हम तुम सभी को जान से मार देंगे और फिर उसके बाद में बड़े आराम से अपने टोड विलेज को एंटर करेंगे, हमें तुम्हारे साथ में कोई भी सुधार नहीं करना है। ये कहते हुए ज़ैंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है। चैंगली को शांत करने की कोशिश करता है, उसे कहता है नहीं हमें फाइट नहीं करनी है, लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी है, फाइट शुरू हो चुकी है। ज़ैंग और साथ में ज़ीलॉन्ग दोनों के दोनों इन सारे बैंडिट्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। बिना बात के ये फाइट शुरू हो जाती है। सारे बैंडिट्स अपनी तरफ दो बंदों को देख रहे हैं। पहले तो उन्हें लगता है दो बंदे क्या ही कर लेंगे, तभी एकदम से जब आंधी मचती है, आंधी खत्म होने का पता चलता है इन दोनों बंदों ने आतंक मचा दिया है। ज़ीलॉन्ग अपने लेजेंडरी स्पीयर को सामने तरफ करके इस पूरी सड़क के बीचों से गुजर जाता है और उसका अगला अटैक गूफी के ऊपर भी होता है। गूफी की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इसी के साथ में धीरे धीरे करके जितने बैंडिट इस जगह पर होते हैं वो पीछे हटने लगते हैं। गूफी बाव को भी इस टाइम पर अपने भाई की चिंता हो रही होती है। वो चिल्लाते हुए बोलता है भाई क्या तुम ठीक हो? तभी वहां से आवाज आती है हाँ मैं ठीक हूँ। गूफी अभी तक जिंदा है और इसके अलावा उसको अपनी हालत का पता चल चुका है कि यहाँ पर सामने तो जो चैंगली खड़ा हुआ है वो पूरी सेना को खत्म कर देगा, उसके अंदर पलक झपकते ही सारे लोग मारे जाएंगे। इसी वजह से गूफी अब यहाँ पर सरेंडर कर देता है। वह बोलता है ठीक है चैंगली तुम जो चाहे वो कर सकते हो, हम अपनी हार को एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी गलती है,
तुम विलेज के अंदर एंटर कर जाओ, तुम जीते। गूफी के इतना कहने के साथ में सारे बैंडिट तेजी से यहाँ पर साइड में हो जाते हैं। चेंगली अपने सारे लोगों के साथ में पूरी शान से अपने विलेज की तरफ आगे बढ़ता है। अभी भी इन्होंने गूफी बाओ और इस वुल्फ लेडी को पकड़ रखा है। इन दोनों के अलावा कुछ और लोग भी है जो कि चेंगली ने पकड़ रखे हैं। लगभग 5 लोग है ये। गूफी इसी तरीके से अपने सारे लोग को अंदर जाता हुआ देख रहा होता है। वो कहने लगता है, ब्रदर प्लीज मेरे भाई को जिंदा रखना। चेंगली मैं चाहता हूँ मेरा भाई एकदम सेफ रहे। चेंगली बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम्हारा भाई एकदम सेफ रहेगा। कुछ टाइम तक हम इसे टोड विलेज के अंदर रखने वाले हैं, ये हमारा मेहमान रहेगा। कुछ दिनों बाद में हम इसे वापस भेज देंगे। जी सुनकर गूफी को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसका भाई काफी लंबे टाइम तक चेंगली के पास में जेल में रहने वाला है। चेंगली के बोलता है, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें भी तुम्हारे भाई के साथ में कहीं पे कैद रख सकते हैं। तुम भी हमारे मेहमान बन जाओ। जो तुमने आज हरकत की थी उसके बाद तुम्हारे साथ में तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए था, बल्कि इससे बुरा कुछ होना चाहिए था। लेकिन इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की हरकत दोबारा कभी रिपीट नहीं होनी चाहिए। गूफी कहता है, वैसे चेंगली मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, अभी भी इस टाइम पर मैं तुमसे डरा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे विलेज में रहने की परमिशन दे रहा हूँ। तुम्हें उसे ठीक से रखना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर किस तरह की चोट लगती है या फिर उससे कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल भूल जाऊंगा कि इस फाइट के अंदर हम मारे जाएंगे या फिर जिंदा बचेंगे। मैं किसी भी तरीके से अपना सब कुछ लगा के तुमसे फाइट करूंगा। चेंगली कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम अपना सब कुछ लगा के मुझसे फाइट करोगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। तुम्हारा सब कुछ मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यही कहते हुए चेंगली अपने टोड विलेज के एंटर कर जाता है। उसके साथ में लाइलिन है, वो एक रूम के अंदर है। लाइलिन उसके लिए गर्म पानी लेके आती है। चेंगली थोड़ा आराम करने लगता है। वो उससे पूछता है, वैसे लाइलिन तुम्हें क्या लगता है ये सारे बैंडिट्स एक साथ गैंग बनाकर हम पर अटैक करने के लिए क्यों आए थे? हम इनके साथ में कितना अच्छा बिहेव करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है मेरा बिहेवियर काफी ज्यादा काइंड है, लेकिन फिर भी इनका इस तरह से अटैक करना मुझे कभी भी समझ में नहीं आता है। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? लाइलिन कहती है, मुझे तो ऐसा लगता है ये सब कुछ इस वजह से है क्योंकि इनको कब तक भूख लग रही है। चेंगली कहता है, भूख लग रही है इसका क्या मतलब है? लाइलिन कहती है, इसका मतलब यह है यहाँ पर माउंटेन बैंडिट्स हमेशा किसी को लूटने की कोशिश करते हैं तो कभी भी लूटना छोड़ नहीं सकते। और इसके अलावा अगर ये अपने दोस्त को भी लूटते हैं तो उनको ज्यादा बुरा नहीं लगता। तीसरी चीज, आप चाहे इनसे तुम कितना भी अच्छा बिहेव कर लें, अगर इनको भूख लगेगी तो ये सारे बिहेवियर को भूल जाएंगे। इनकी भूख, खाने की भूख बहुत ज्यादा तेज होती है। पेट कुछ ना कुछ करवा ही देता है। चेंगली कहता है कि सच में बस इतना सा कारण है कि उन्होंने भूख को शांत करने के चक्कर में ये अपने साथी विलेजर्स के ऊपर भी, साथी बैंडिट्स के ऊपर भी अटैक करने के लिए पूरे तैयार हो जाएंगे। लाइलिन बोलती है, इस दुनिया के अंदर कब क्या कब ऐसे हो जाए कुछ ही पता नहीं होता, कोई कुछ भी कर सकता है। तभी चेंगली लाइलिन के सर के ऊपर अपना हाथ रखता है। उसे कहने लगता है, तुम्हें मेरी इतनी सेवा करने की जरूरत नहीं है, जाओ जाकर अपने लिए भी गर्म पानी ले आओ, तुम भी थोड़ा सा आराम किया करो। ये सुनकर लाइलिन वैसे करती है, वो भी अपने लिए गर्म पानी लेके आ जाती है और चेंगली के बगल में बैठ जाती है और फिर उससे कहने लगती है, आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है मास्टर चेंगली, कैसे रहेगा मैं भी कुछ ज्यादा ही पास में आ जाऊं? जेके तो चेंगली के पास में आकर उसे कंधे पर अपना सर रख देती है। चेंगली के लिए ये एक छोटी बच्ची की तरह है, इसलिए वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता। इसके बाद में हम कुछ देर बाद देखते हैं चेंगली इस टाइम पर क्वीनमैन के साथ में ये लोग एक अलग ही सफर पर निकल पड़े हैं। असल में एक एडवेंचर है, यहाँ पर शिकार करना चाहते हैं। चेंगली को शिकार कुछ खास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वो क्वीनमैन से पूछने लगता है, क्वीनमैन मुझे क्या करना चाहिए? क्वीनमैन कहता है, बस आपको एक ही काम करना है, जितना हो सके उतना शांत रहना है क्योंकि यहाँ पर कब सारे स्नो बेयर्स होते हैं जो कि हम पर अटैक करने के लिए आ सकते हैं। अगर वो यहाँ पर हम पर अटैक करने के लिए आ गए तो हमें उस जान से मारना कुछ तो मुश्किल हो जाएगा और वो हमें जान से मार दे ये उसके लिए काफी आसान होगा। चेंगली कहता है, अच्छा ऐसी बात है। क्वीनमैन कहता है, हमारा मेन फोकस होगा किसी भी तरीके से रैबिट्स या फिर किसी हिरन को पकड़ लेना, उन्हें जान से मारकर हम उन्हें अपने साथ में ले जाएंगे। चेंगली कहता है, तो ये बात है कि इनको पकड़ना काफी आसान होता है? क्वीनमैन बोलता है, नहीं कभी भी इनको पकड़ना आसान नहीं होता। यही बात करते हुए लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी आगे की तरफ इन्हें कुछ जगह पर कुछ जिसमें गड्ढे दिखाई देता है और उनको देख के ऐसा लग रहा है जैसे गड्ढे हाथों से किए गए। ये देखकर चेंगली कहता है, ये सब कुछ किया किसने? ये किसी जानवर के निशान है। क्वीनमैन कहता है, ऐसा हो सकता था ये किसी भालू के निशान हो जो कि बर्फ में तो खुदाई वगैरह कर रहा हो। वो कभी कभी ऐसा करता है, लेकिन ये भालू के नहीं है, ये तो किसी इंसान ने किया है। इंसान के हाथ के निशान यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। चेंगली कहता है, इंसान के हाथों के निशान? क्या सच में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो कि बर्फ के ऊपर इस तरीके से अपने हाथों से खुदाई करेगा? क्वीनमैन कहता है, पेट की भूख कुछ भी करा सकती है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है। चेंगली कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? क्वीनमैन कहता है, मैं सब कुछ बताता हूँ। असल में जब स्नो गिरती है तब उस टाइम पर मैक्सिमम जितनी प्लांटेशन होती है वो सारी सारी पूरी तरह बेकार हो जाती है, कुछ खास पौधे नहीं बचते। लेकिन फिर भी बर्फ के नीचे कुछ पौधे होते हैं जिनके अंदर फल लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो कोई भी खुदाई कर रहा है उसको ये बात पहले से पता है, इस वजह से यहाँ पर खुदाई कर करके वो कुछ खाने का ढूंढने की कोशिश कर रहा है। चेंगली कहता है, यार इसका मतलब वो बंदा जरूर से कुछ ज्यादा ही भूखा होगा, इसी वजह से अपने हाथों से बर्फ खोद रहा है। हमें शायद से एक बार से ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कि सुनने के साथ में चेंगली और क्वीनमैन दुनिया से आगे बढ़ने लगते हैं, इन निशान को पीछा करते हैं और कुछ दूर जाने के बाद में इन्हें कुछ बंदे दिखाई देते हैं जो कि बर्फ के अंदर खुदाई कर रहे हैं। इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, काफी कमजोर से ये फटियाला हालत में। असल में ये एक बूढ़ी लेडी, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा है। चेंगली के पास में आकर इनसे पूछने लगता है, आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या सारे गड्ढे आप लोगों ने किए हैं?
और आप लोग किस विलेज से बिलोंग करते हैं। ये कहते चेंगली जब इनसे बात कर रहा होता है उसे पूरी अंदाजा हो जाता है कि इनकी भूख कुछ ज्यादा ही बड़ी है। चेंगली ने कुछ खाने के लिए दे देता है। यहाँ पर चेंगली के लिए तो इन ब्रेड की कुछ खास ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन इन लोगों के लिए ब्रेड इनकी लाइफ की तरह है। वो जल्दी से ब्रेड खाना शुरू करते हैं। पहले बच्चा खाता है और खाने के बाद अपनी मॉम को भी खाने के लिए देता है। और फिर जब ये लोग इन ब्रेडो खा रहे होते हैं उस टाइम चेंगली और क्वीन मैन दोनों वहां चले जाते हैं। इनसे ज्यादा बात करने की कोशिश नहीं करते। दोनों अपने आप में काफी तो खुश है। जब चेंगली काफी दूर निकल जाता है वो पीछे तो देखता है ये दोनों वहां पर झुककर उन दोनों को थैंक यू बोल रहे हैं। ये देखकर चेंगली सोचने लगता है अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने तो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये ब्रेड तो शायद हम ऐसे फेंक देते, हमने इनको खाने के लिए दे दी। वही इनके हिसाब से देखा जाए तो हमने इनकी जान बचा ली है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि मैंने उस कविता में लिखा था कि मदद की वैल्यू मदद करने वाले से नहीं बल्कि जिसकी मदद की जा रही है उसके साथ तय की जाती है। अगर मैं यही मदद किसी दूसरे अमीर आदमी करता तो उसको उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन यही मदद जब मैंने किसी गरीब आदमी की है तो इसके लिए इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। यहाँ से हम एक छोटे से अच्छे सीन को देखते हैं एक जेल के अंदर जहाँ पर वुल्फ लेडी और इन सारे लोगों को कैद किया गया है। गुफी बाव भी यहीं पर ही है। यहाँ पर ये लोग मजे कर रहे होते हैं। वैसे तो लगा था कि जेल के दिन को कैसे रखा जाएगा, ये काफी ज्यादा मजबूर से होंगे, परेशान होंगे, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके लिए तो ये एक पिकनिक स्पॉट की तरह है। इनके पास में कुछ डाइस वगैरह है, उनके साथ में खेल रहे हैं। इस गेम के एकदम सिंपल नियम है, पहले एक बंदा अपने डाइस चलाएगा, उसके जो नंबर आएंगे दूसरा बंदा अपने डाइस चलाने से पहले प्रेडिक्ट करेगा, उससे बड़ा नंबर आएगा या फिर से छोटा। अगर प्रेडिक्शन सही बैठता है तो दूसरा बंदा जीत जाएगा और अगर गलत बैठता है तो हार जाएगा। इस पूरे गेम के अंदर हर बार वुल्फ लेडी की जीत हो रही होती है, उसको बड़ा नंबर मिल रहा होता है और वो एकदम सही तरीके से इसको प्रेडिक्ट भी कर रही होती है। खुश होते हुए बोलती है देखा मैंने कहा था ना इस गेम के तो मैं चैंपियन हूँ, मेरा हर बार तुमसे बड़ा नंबर आता है। गुफी बाव उसके साथ के बंदे बोलने लगते हैं हाँ बिल्कुल आपका बहुत बड़ा नंबर है। और ये कहते हुए ये लोग उस डाइस की तरफ नहीं देख रहे होते हैं, इनका ध्यान कहीं और ही होता है। वैसे वुल्फ लेडी इस टाइम पर कुछ ज्यादा भूली है, शायद को एहसास ही नहीं होता कि लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। वाकई बोलती है चलो दोबारा से गेम शुरू करते हैं, इसमें बहुत मजा आ रहा है, हमारे पास में बहुत सारा टाइम है। इस टाइम में चेंगली जगह पहुंचता है जहाँ प्राते बोलता है मेरे को देखने में लग रहा है कि तुम लोगों ने यहाँ पर खूब मजे करने शुरू कर दिए हैं, यहाँ पर तुम अच्छे तक कंफर्टेबल हो चुके हो, कैसा रहेगा मैं भी तुमसे थोड़ा बहुत बात कर लूं। वैसे मेरे पास में एक तुम्हारे लिए एक काफी अच्छी खबर है, मैं तुम में से किसी एक को रिलीज करने वाला हूँ। बताओ तुम में से कौन है जो क्या जाना चाहता है। अभी फिलहाल मैं तुम में से किसी एक को रिलीज कर दूंगा, बाकी के सारे बाद में जा सकते हैं। चेंगली की बात सुनकर ये लोग उतने एक्साइटेड नहीं होते जितना उनको होना चाहिए था। इनके चेहरे के ऊपर किसी तरह खुशी नहीं है, बल्कि आपस में बात करने लगते हैं कि हम तीनों में से कौन जाएगा। गुफी बाव पहले चिल्लाते हुए बोलता है मुझे पता है तुम्हारी साजिश क्या है, तुम मुझे पहले से भेज देना चाहते हो और फिर मेरे साथियों को मार दोगे या फिर उनके साथ में कोई और गलत हरकत करने की कोशिश करोगे, इसलिए अपने साथियों के लिए मैं कुर्बानी दूंगा। एंड तक मैं यहाँ पर रुका रहूंगा चाहे कोई भी चला जाए, जब तक मेरे सारे साथी यहाँ से नहीं चल जाते तब तक मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगा। साथ वाले बंदे बोलते हैं नहीं आपको हमारे लिए इतनी कुर्बानी करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो जा सकते हैं, हम बाद में आ जाएंगे। ये बात करते हुए तीनों ही आपस में लड़ रहे होते हैं। चेंगली सोचने लगता है इन लोगों तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है, चाहे से कुछ ज्यादा ही भूखे थे, यहाँ पर इनको खाना दे रहे हैं तो उससे ये एंजॉय कर रहे हैं। फिर वो इनसे आगे बोलता है तुम्हारे पास में कुछ टाइम में दे देता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद में मैं दोबारा से आऊंगा और तब तुम मुझे बता देना कि तुम में से कौन है जो यहाँ जाना चाहता है, मेरा डिसीजन फाइनल होगा। जी कहते हुए चेंगली चला जाता है। गुफी बाव अपने साथी एक बंदे के पास में आता है और उससे कहता है ली मुझे ऐसा लगता है तुम्हें चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी फैमिली के अंदर बहुत सारे लोग हैं वो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। ली बोलता है हाँ इसी वजह से तो मैं जाना नहीं चाहता, मेरे घर पे मेरी एक वाइफ है और इसके अलावा मेरे कुछ बच्चे भी हैं जो कि मेरे इंतजार कर रहे हैं और इसी वजह से मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मैं 3-4 दिन और यहीं पे रुकना चाहता हूँ, यह सुकून की जिंदगी है। यहाँ से बाहर जाकर मुझे दोबारा से माउंटेन बैंडिट का काम शुरू करना पड़ेगा जो काफी खतरनाक हो सकता है, मुझे कुछ हो गया तो मेरी वाइफ का क्या होगा। साथ ही दूसरा बंदा बोलता है तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हारी वाइफ को मैं संभाल लूंगा, तुम बस यहाँ से जाओ और जब तक जिंदा हो तब तक अपनी वाइफ के साथ में रहो, बाद में हम देख लेंगे। इन तीनों की बीच में सारी बातें चल रही होती है और वुल्फ लेडी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब के सब किस बारे में बात कर रहे हैं। इसी समय इन लोग के यहाँ रुकने का असली काम पता चलता है। चेंगली और लू बाई दोनों यहाँ पहुंचते हैं। लू बाई यहाँ पर अपने साथ में काफी सारा खाना लेके आए, जिसे देखने के साथ में गुफी बाव चिल्लाते कहता है जल्दी से गेट बंद कर दो, आवाज ठंडी हवा अंदर आ रही है, खाना ठंडा हो जाएगा। इसके बाद में खाना इनके सामने पेश किया जाता है, ये काफी शानदार खाना है। ये सारे माउंटेन बैंडिट्स यहाँ पर टोड विलेज के अंदर केवल इस खाने के चक्कर में रुके हुए हैं। गुफी बाव जैसे उस खाने को देखता है तुरंत उसके ऊपर टूट पड़ता है, खाते हुए सोचने लगता है ये खाना बहुत शानदार है, अगर मुझे कभी भी ये खाना मिलता रहे तो मैं किसी भी हालत में इस टोड विलेज छोड़ के जाने वाले नहीं हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर इस जेल के अंदर बिता सकता हूँ। इतना स्वादिष्ट खाना हमें कभी भी खाने को नहीं मिल सकता। ये फीलिंग यहाँ पर केवल गुफी बाव की नहीं होती है, बल्कि उसके अलावा यहाँ पर दो बाकी जो बंदे हैं उनकी भी सेम ऐसी फीलिंग है। यहाँ तक कि वुल्फ लेडी भी यही सोच रही है, वो भी इस खाने के ऊपर टूट पड़ती है, उन्होंने भी इस तरह खाना कभी भी टेस्ट नहीं किया है, ये काफी स्वादिष्ट है। वैसे चेंगली को अभी तक ये सब कुछ समझ में नहीं आया है, वो लू बाई से पूछने लगता है लू बाई ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये लोग इस तरीके से यहाँ पर रुकने के लिए मान कैसे गए, मतलब मैंने इन्हें खुद से आगे से ऑफर दिया कि लोग यहाँ जा सकते हैं लेकिन फिर भी जा नहीं रहे, ऐसी क्या चीज है जो इनको यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही है, कि तुमने कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक इनके ऊपर अप्लाई की है जिस वजह से यहाँ से जाने के लिए मान नहीं रहे। लू बाई कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये बात मैं को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप मेरे साथ में चलिए। ये कहते लू बाई चेंगली को अपने साथ में लेकर एक पहाड़ की चोटी पे लेके आता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए लू बाई चेंगली को बताता है कि यहाँ सामने तो देखिए आपको ये सब कुछ देखकर क्या लग रहा है, यहाँ पे चारों तरफ की बर्फ ही बर्फ है,
अगर आज के टाइम पर अगर कोई भी क्यूनी माउंटेन में देखेगा तो यही कहेगा कि पूरे क्यूनी माउंटेन के अंदर बर्फ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर चेंगली भी उस चोटी के एकदम पास में आता है, पूरे नजारे को देखता है, फिर बोलने लगता है ये बात तो मुझे पहले से पता थी, और इस बात का इससे क्या रिलेशन है कि ये लोग यहाँ पर क्यों रुके हुए हैं। मुझे भी बात पता है कि सब जगह बर्फ ही बर्फ है, क्योंकि इस टाइम पर सर्दियों का मौसम चल रहा है। लियू भाई कहता है कि सच में आपको अभी तक समझ में नहीं आया। असल बात यह है, आप यहाँ पे केवल विलेजेस को देखिए कि इस पूरी जगह पर देखने के बाद में आपको कहीं पे भी कोई ऐसा विलेज दिखाई दे रहा है, कोई माउंटेन विलेज जिसके अंदर काफी सारे लोग हो। अगर किसी माउंटेन विलेज के अंदर बहुत सारे लोग होंगे तो उनके घर के अंदर काफी सारे किचन होगी और किचन के अंदर खाना पकता होगा, लेकिन किसी भी किचन से धुआं नहीं निकल रहा और वो धुआं में दिखाई नहीं दे रहा। चेंगली कहता है इसका मतलब क्या है, क्या तुम मुझे साफ साफ समझा सकते हो। लिवाई बोलता है हाँ बिल्कुल समझा देता हूँ। इसका मतलब यह है हमारे अलावा किसी भी दूसरे माउंटेन बैंडिट के पास में खाना नहीं है, हम केवल है जो कि इस टाइम पर सर्दियों के मौसम में भी खाना पका पा रहे हैं, बाकी कोई और इस तरह कुछ भी नहीं कर पा रहा। चेंगली कहता है कि सच में केवल खाने की कमी कारण ये लोग यहाँ पर इस तरीके से हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए, इतने टाइम तक यहाँ पर रुके हुए हैं एक जेल कैदी की तरह। लिबाई बोलता है हाँ बिल्कुल यही कारण है और ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है। आपको पता है जब जीलोंग एक लंबी ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था उस टाइम पर ह्यूजाओ सिटी के अंदर एक बहुत बड़ी गड़बड़ आई थी। हमारे पास में 60 किलो अनाज था जो कि हमने बीच के तौर पर सब जगह बिखेर दिया था, लेकिन फिर भी हम उससे ठीक से कुछ हार्वेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि कब ज्यादा स्नोफॉल हो गई थी और इसके अलावा मौसम ठीक नहीं था। पूरा कल्टीवेशन टेम्पलेट खत्म होने के बावजूद भी हम केवल 8 बकेट ही निकाल पाए थे। 8 बकेट आप जानते हैं कितना कम है, 60 किलो तो हमने दबा दिया था, उससे केवल 8 बकेट ही निकला। इसी वजह से वो सारे मजदूर जो कि उस जमीन के ऊपर काम कर रहे थे उनसे लेड लॉर्ड ने ऐसा कहा कि तुम सबके सब मर सकते हो क्योंकि तुम्हारी वजह से उसका नुकसान हुआ है, उसकी नुकसान की भरपाई किसी भी तरीके से उन सारे मजदूरों को करनी पड़ेगी क्योंकि मजदूरों के ऊपर टास्क दिया गया था कि उन्हें हर एक को इतना तो ये अनाज निकालना ही निकालना है, अगर उससे कम निकालेंगे तो सजा मिलेगी। इसी वजह से उस टाइम पर ह्यूजाओ सिटी के अंदर काफी कम जनसंख्या हो गई थी, काफी सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। क्या आपको समझ में आया ये सब कुछ क्यों हुआ? ये सब कुछ हुआ खाने की कमी कारण। ह्यूजाओ सिटी के अंदर इतना खाना था ही नहीं कि अपने सभी लोगों को पाला जा सके, एक टाइम के बाद में उन सभी को मरना ही था। इसी का दूसरा एग्जाम्पल है बारबेरियन सिटी। बारबेरियन के एरिया के अंदर भी काफी कम कल्टीवेशन किया जाता है, इस वजह से अक्सर इनके पास में खाने की कमी हो जाती है, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि इस दूसरी सिटी को प्रोटेक्ट करके उनसे खाना छीन सके। इसी वजह से बारबेरियन इतना ताकतवर है, उनका हर एक अटैक उनके सर्वाइवल के लिए होता है। सेम ऐसे सब कुछ क्यूनी माउंटेन के अंदर भी हो रहा है। क्यूनी माउंटेन के अंदर जितने विलेजेस हैं उनमें से बहुत कम ऐसे विलेज है जिनके पास थोड़ा बहुत भी खाना है। मैक्सिमम विलेज इस टाइम पूरे सूखे पड़े हुए हैं, उनको अपने विलेजेस को खाने खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब कब से विलेजेस मारे जाने लगेंगे, सब जगह पर आपको कब से लाश दिखाई देगी ऐसे माउंटेन बैंडिट्स की जो कि भूख के मारे गए। उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है हम माउंटेन बैंडिट्स को लेकर जो कहानी सुनाई जाती है वो सच भी हो जाए। ऐसा हो सकता है कुछ माउंटेन बैंडिट्स किसी दूसरे माउंटेन बैंडिट को पकाए खाने लगे, हम सब के सब नरभक्षी बन जाए। जब खाने की कमी होगी तो वो इस तरह की हरकत करने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके अलावा मुझे तो डर इस बात का भी है जिसके बहुत ज्यादा चांसेस भी है, आसपास जितने माउंटेन बैंडिट्स के ग्रुप है वो सब के सब कुछ टाइम बाद में हम पर अटैक करने के लिए आने वाला है। आप खुद सोचिए हजारों की संख्या माउंटेन बैंडिट्स जो कि पूरे भूखे हैं अपने सर्वाइवल के लिए हम पर अटैक करने के लिए आएंगे, तो हम किस तरीके से उनसे फाइट करने वाले हैं। जब वो अगली बार हम पर अटैक करने के लिए आएंगे उनकी आंखों में केवल एक चीज होगी कि किसी भी तरीके से हम सभी को खत्म कर हमसे हमारा खाना छीन लेना है। अगर इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे तो वैसे मारे जाएंगे। जब इस मेंटेलिटी के साथ में हम पर अटैक होगा तब उनसे सामना करना काफी मुश्किल होने वाला है। मुझे लगता है अब तो समझ चुके होंगे खाने की कमी कितनी बड़ी समस्या है। भले ही आपका पेट भरा हुआ है लेकिन खाने की कीमत असल में उसको पता है जिसका पेट खाली है। ये सुनने के साथ ही चेंगली उस लेडी को याद करने लगता है जो कि उसे पिछले एपिसोड में मिली थी, वो लेडी और उसका बच्चा जो खाने की खोज में बर्फ के अंदर खुदाई कर रहे थे। लू भाई आगे बोलता है वैसे तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लेकिन हम इसको एक अपॉर्चुनिटी कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि आसपास जितने बैंडिट्स हैं उन सभी पास खाने की कमी है, यानी कि उन सभी के लिए खाने की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे पास में खाना है, हम उनसे खाना एक्सचेंज कर सकते हैं और इसके अलावा काफी सारे लोगों को अपने साथ में शामिल भी कर सकते हैं। ये रिक्रूटमेंट का घोड़ों के साथ शामिल करने का और उसके अलावा जो कुछ हमें चाहिए वो सब कुछ हासिल करने का एक परफेक्ट टाइम है। चीफ मुझे ऐसा लगता है हमें इससे अच्छा मौका कभी भी नहीं मिल पाएगा, हम उन सभी को खाना देकर उनसे काफी कुछ ले सकते हैं। लू भाई कहता है लेकिन चेंगली का अभी फिलहाल इसे कुछ खास ध्यान नहीं है। उसकी नजर सामने की तरफ किस चीजें पड़ती है, एक बंदा अपने साथ में एक रथ गाड़ी लेके आया है, उसके अंदर असल में एक लाश है, पाँव दिखाई दे रहे हैं। चेंगली पूरे कौतूहल के साथ में इस बंदे को देख रहा होता है। ये बंदा सामने तरफ एक जगह पर आकर बर्फ को हटाता है और उस जगह पर उस लाश को दफना देता है। इसे देखकर लू भाई बोलता है इस देखकर ऐसा लगता है शायद से पहली डेथ हो चुकी है, पहला बंदा जो कि भूख के कारण मर रहा शायद से वो यही है, इस सीजन की शुरुआत हो गई। वैसे चीफ अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, ये सीन इससे भी खतरनाक होने वाला है। अभी ये बंदा यहाँ पर आकर इस बंदे को दफना के गया है, ऐसा हो सकता है कुछ टाइम बाद में यहाँ पर कोई और आए वापस इस जगह खुदाई करके इस बंदे की लाश को वापस बाहर निकाले और जेल में बैठकर उसे खाना शुरू कर दे। वो सीन क्या आप देख पाएंगे? चेंगली के पास अभी भी कुछ भी कहने के लिए नहीं है, उसका दिमाग अभी भी केवल दौड़ ही रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। लू भाई आगे बोलता है मेरे हिसाब से आपके पास में केवल 2 ऑप्शन है,
पहला ऑप्शन लोगों को मरने दो, ये सब कुछ होते हुए देखो, या दूसरा ऑप्शन लोगों को अपने पास में जो खाना है वो थोड़ा बहुत बांट दो। अगर आप दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो ऐसा हो सकता है हमारे पास थोड़ी बहुत खाने की कमी हो जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा भूखा रहकर हम किसी दूसरे की जान को बचा सकते हैं तो हमें एक बार कोशिश करके देखनी चाहिए। लू बाई की ये स्पीच कब जो शानदार होती है, लेकिन ये सुनकर भी जंगली का दिल पिघलता नहीं है। वो कहता है सेकंड ऑप्शन सुनने में मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा, इसके अंदर तो हमारा नुकसान है और फायदा नहीं है। लू बाई बोलता है बिल्कुल हमारा बहुत ज्यादा फायदा है, आप खुद सोचिए ना, जब आपकी वजह से कब से लोगों की जान बचेगी तो उनके मन के अंदर आपके लिए ज्यादा रेस्पेक्ट आएगा, वो आपको एक भगवान की तरह देखने लगेंगे और इसके अलावा आपको अंदर से भी कब से अच्छा लगेगा कि आपकी वजह से इतने सारे लोगों की जान बची। इनर पीस की भी कोई कीमत होती है। मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा बहुत ह्यूमन की तरह सोचना चाहिए, एक इंसान की तरह सोचिए, तो आपको सेकंड ऑप्शन ज्यादा ठीक लगेगा। लू बाई ये कहते हुए चंगली को बहुत ज्यादा इंसिस्ट कर रहा होता है, जो काफी तक सही भी है, और चंगली लगातार इसी बारे में सोच रहा है। इसी टाइम पर उसे एक स्क्रीम डैश होती है, इनफैक्ट 2 स्क्रीम डैश होती है, जिसके अंदर 2 मिशन है। फर्स्ट मिशन यह है उसे किसी भी तरीके से अपने विलेज के अंदर जितने भी लोग हैं उसकी संख्या को और ज्यादा बढ़ाना है। उनके पास में काफी सारा अनाज है, अनाज के बदले में उसे रिक्रूटमेंट और इसके अलावा घोड़ों को अपनी तरफ शामिल करना चाहिए। उसके अलावा वो सब कुछ जो कि उसे चाहिए वो तुरंत ही अपने विलेज को शामिल करने का मौका आया है, इस मौके को गवाना नहीं चाहिए। इस तरीके से बाकी लोगों की मदद भी हो जाएगी। अगर तुम दूसरों की मदद कर सकते हो तो मदद करो, मदद करना इससे बेस्ट होता है। इसके अंदर चैंगली सेकंड टास्क को पढ़ता है। ये सेकंड टास्क भी काफी तक सेम ही है, इसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है अगर तुम किसी भी तरीके से दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो तो तुम्हें मदद करनी चाहिए। मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाओ, कभी भी उसे पीछे की तरफ खींचने की कोशिश मत करो। लेकिन फिर भी हमेशा ये बात याद रखना, एक लीडर की सोच बाकी लोगों की सोच से एकदम अलग होती है। लीडर जिस तरह सोचता है उस तरह से बाकी लोग सोच नहीं सकते, लीडर को अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है लीडर की सोच को सुनकर बाकी लोग को ऐसा लगे कि ये लीडर तो बहुत ज्यादा निर्दयी है, लेकिन उसे सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारे विलेज के अंदर रहने वाले लोग हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम्हारे विलेज के ऊपर खतरा आ सकता है तो मदद मत करना। तुम मदद केवल तब तक ही करो जब तक कर सकते हो और जब तक तुम्हारे विलेज को भी खतरा ना हो। एक किंग को किंग बनने के लिए काफी सारे मुश्किल डिसीजन लेने पड़ते हैं और तुम्हें मुश्किल डिसीजन लेने पड़ेंगे, चाहे कोई और तुम्हारे सपोर्ट में हो या फिर ना हो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा डिसीजन ठीक है तो उस डिसीजन के ऊपर अमल करो। तुझे अपना बनाने की थी, सपना ये ऐसा मेरा जिसने नींदें भी चुरा ली थी। जो पूरा हुआ वो तेरा ना हुआ, सपना मेरा सपनों भरे शहर में तुझको चाहता ये दिल मेरा। आंखों में देखो मेरी किस बात की कमी है, तेरे बिना अब खाली सी ये रातें कट रही है।